So, hello everyone. Myself Devesh Dikshit. As you all know, today is the orientation program for INSC, and first I'll briefly explain you how we'll proceed in this complete curriculum. So, as I have also discussed, पहले भी आप लोगों से इस बारे में बात हो चुकी है जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं. इन दैट केस यू वुड हैव नोटिस हम लोग पूरे करिकुलम को 35 लेक्चर्स में कवर करेंगे ऑफ ड्यूरेशन 2 आवर्स विच प्रोबेबली हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे. एंड इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन बिटवीन बोर्ड एग्जामिनेशंस देयर जेई मेंस 2 सेशन विल आल्सो कम एंड यू हैव सम आईएनएससी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज पेपर्स आल्सो. सो उस करिकुलम को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने लेक्चर्स को ऐसे शेड्यूल करेंगे कि आपकी और कोई एक्टिविटी अफेक्ट ना हो. प्राइमरली वील प्रीफर टाइम स्लॉट वेयर वी कैन स्टार्ट आपके सजेशंस भी मैं बाद में ले लूंगा. व्हाट आई एम प्लानिंग इज विल स्टार्ट फ्रॉम 4 PM टू अप्रॉक्सीमेटली 6 PM का लेक्चर ड्यूरेशन रखेंगे. 15-20 मिनट प्लस माइनस कर सकते हैं एज पर द नीड. डाउट्स के लिए इसके बाद रुकेंगे जैसे ही लेक्चर खत्म होगा. यू मे स्टे टिल द टाइम योर डाउट्स आर नॉट क्लियर. सो आप जितने डाउट्स पूछना चाहो पूछ सकते हो. इवन अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है. मैनी ऑफ यू हैव ज्वाइंड, सम ऑफ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन लेटर. तो जैसे आप ज्वाइन करोगे तो हमारे जो भी डाउट्स होंगे आप वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो. आई विल ट्राई टू आंसर देम एज मच एज इट इज पॉसिबल. बेटर रहेगा हम लोग लेक्चर के ड्यूरेशन में अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए चलें. सो प्राइमरी फंक्शन हुआ हमारा क्लासेस, जो मैंने आपको बोला कि डेट्स विल बी फ्लेक्सिबल एज पर द करिकुलम एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल के बेसिस में ध्यान में रखते हुए बनाएंगे. टाइम जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 6 बजे के बीच में ही रहे सो दैट नितिन सर की क्लास आपके साथ ओवरलैप ना करें. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज 4 to 6 स्लॉट. एंड देन आई सेड टोटल 35 लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 2 आवर ड्यूरेशन. डाउट्स के लिए मैंने आपको बोला लेक्चर के बाद आप रुक कर डाउट पूछ सकते हो. साइमल्टेनियसली भी पूछेंगे तो इट्स गुड. अदरवाइज हम लोग जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे पहले उन पर फोकस करेंगे. जो हमारा प्राइमरी एजेंडा है वो है कि बेसिकली एडवांस प्लस प्लस ही कवर हो. एंड आपकी नीड के हिसाब से अगर कुछ मुझे और एडिशनली बताना है या कुछ कम बताना है दैट आई विल सपोर्ट विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स. लेट अस से अभी जैसे आप लोगों ने जेई मेंस का मैक्सिमम करिकुलम कवर किया है एंड वुड हैव नोटिस दैट in chemistry syllabus 9 chapters were there which were not the part of JEE main syllabus. They are actually the part of JEE advanced syllabus, majorly states of matter, in which you can say gaseous state. Another chapter you can say, let's say, ocean metallurgy, that was the part. Then next chapter was surface chemistry. We have to cover solid state. And then inorganic chemistry, especially hydrogen S block and P block. This was the portion. And 2 more chapters, chemistry and everyday life and environmental chemistry. ये वो 9 चैप्टर्स हैं जो जेई मेंस करिकुलम में पहले थे बट लास्ट ईयर या करंट सेशन में इसको हटा दिया गया था. एंड इट्स अ पार्ट ऑफ जेई एडवांस करिकुलम नाउ. तो इसे हमें कवर करना है. सो बेसिकली इन आर कोर्स वील मेजरली फोकस ऑन जेई एडवांस प्लस प्लस थिंग्स ओनली इन दिस लेक्चर्स. बिकॉज मैंने 2 घंटे का लेक्चर प्लान किया है तो मैक्सिमम हम अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में ही टाइम स्पेंड करेंगे. बट दोज हु हैव चैलेंजेस जिन्होंने चैप्टर को नहीं पढ़ा है या उनको चैप्टर्स को लेके कुछ कुछ डिफिकल्टीज हैं, सो दैट पार्ट वील डेफिनेटली कवर अप विद सम अदर लेक्चर्स. तो आपको कोशिश करनी है कि अगर आपका चैप्टर कवर नहीं है या आपने पहले कभी नहीं पढ़ रखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस चीज़ को अलग से लेक्चर्स मुझसे रिक्वेस्ट करिएगा तो मैं आपको लेक्चर्स दे दूंगा. तो आप उसे कवर कर सकते हो. आईएनएसवी पोर्टल पे भी मैं उसे अपडेट करने की कोशिश करूंगा बट दैट विल बी मोर ऑन डिमांडिंग बेसिस. अगर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताएंगे तो दैट विल बी गुड. बिकॉज ऐसे सारे लेक्चर्स अरेंज करना और फिर उन्हें आपको डिस्बर्स करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा बट विल ट्राई. एटलीस्ट फॉर दीज 9 चैप्टर्स आई ट्राई कि आपको मैक्सिमम पोर्शन रिकॉर्ड करके दे दूँ सो दैट अगर किसी को फंडामेंटल इश्यूज हैं तो दैट कैन बी कवर्ड. ऑल्दो इफ यू आर 12th पास स्टूडेंट देन डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम. आपने लास्ट ईयर पढ़ा ही होगा. इफ यू आर अ 12th क्लास स्टूडेंट देन इट इज रिक्वायर्ड कि आप इन चैप्टर्स को कवर करें. और अगर आपने अभी तक कवर कर लिया तो इट्स वेरी गुड. यू आर इन अ लीडिंग एज. तो हम उस चीज़ का एडवांटेज लेंगे. बट अगर किसी को प्रॉब्लम है, चैलेंज है तो कम्युनिकेशन अच्छा रखना है. और मैं ये बात आप सबको ही बता रहा हूँ मेरा प्लान जे एडवांस प्लस प्लस का है बट आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो अगर आप शेयर करेंगे तो आई विल ट्राई टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट. मेरा एम भी है कि आप अच्छे से अच्छी रैंक लेके जाओ. सो जो भी पॉसिबल रिसोर्सेज हैं या जितना मैं आपके साथ पुट इन कर सकता हूँ वो मैं कोशिश करूंगा कि आप मैक्सिमम चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर पाओ, मैक्सिमम चीज़ें लिंक कर पाओ. सो 9 चैप्टर्स पहले ही प्रायोरिटी में मैंने बताया तो ये एक पार्ट हुआ. सेकेंड पार्ट, हम कोई भी चैप्टर जो कवर करेंगे उसमें प्राइमरी फोकस होगा कि जे एडवांस का जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको डिस्कस कर लें. एंड जो भी उसमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं कवर करना वो कवर करेंगे.
लेक्चर के एंड में या बेसिकली लेक्चर जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे तो मैं आपको एक एडवांस लेवल का असाइनमेंट जरूर दूंगा। सो लाइक प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारे लिए बेसिकली एक एडवांस असाइनमेंट होगा जो मैं आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर जो मैंने लाइक अपने रिकॉर्ड में लिखे हैं, इनके बेसिस पे देते हुए चलूंगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप उसे पूरा प्रैक्टिस करो। देन आई विल शेयर द आंसर कीज एंड सॉल्यूशंस सो दैट आप अपने मैक्सिमम डाउट्स थ्रू दिस क्लियर कर पाओ। एंड देन इफ इट इज रिक्वायर्ड लाइक वी कैन डू सम डिस्कशन सेशंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे जब भी पॉसिबल होगा। या अगर आपके डाउट्स होंगे तो लाइक अपकमिंग लेक्चर्स में भी हम उन्हें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। So basically, you have to focus on these assignments so that like you become like at par with the subject or at par with that particular topic. I'll try also कि हर चैप्टर जो हम लोग एवरी चैप्टर जो हम लोग कवर कर रहे हैं इसके साथ यू लाइक असाइन अ क्विज यू कैन से और यू कैन से अ टेस्ट पेपर विच विल बी ऑफ एडवांस लेवल ओनली। मेंस लेवल अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे अब। जो भी एक क्विज होगी दैट विल बी ऑन एडवांस पैटर्न इन विच मल्टीपल टाइप्स ऑफ लाइक क्वेश्चंस लाइक single option, multiple option, matching, comprehension, as much it is required. So that I'll do as per the recent pattern of the advanced paper. So there will be a quiz accompanied, which will be covering of a duration of 1 hour approx. Or you may say if it is needed, I can make it for 2 hours, depending upon the chapter, as much it has weightage for the advanced paper. So as per the need, I'll create the question papers for you so that you can attempt them and you can like understand like what is your proficiency or what is your like command on that particular chapter. If needed, we can definitely assist you to enhance the performance. And if you want more plus things, definitely for that also we can supplement the things as per the need. What you could do, most of the teachers suggest that you should solve PYQ of J Advanced. I'm not in the favor of that because J Advanced PYQs will not help you at least in chemistry because it is multiple dimension question, multiple chapter questions, sometimes like physical and organic is mixed. So I would suggest you solve complete paper rather than solving it in PYQ in the topic wise form, which most of the students are attempting. I'll suggest what you'll do, you'll complete paper you'll solve. Let us say you are focusing J advanced, then start from let's say 2006, or you can start from 2007. It's up to you because from 2007 objective paper format has started. Earlier questions you can solve as per your need, even your topic wise if you solve that is okay because most of the questions are subjective form. So that you can do in topic wise also, but from 2007 onwards, when a paper is objective, solving a question in topic wise mode means you have already a hint of question that it is of this chapter. Because in chemistry, you will see like many times the question is framed in such a manner that you will confuse with the chapter. Like last time a question was asked in which potential energy graph was given. Most of the student got confused that it is the question of chemical bonding. Actually, it was the question of structure of atom. So like deciding a chapter is also a key to get good marks in J advanced paper. So my suggestion will be like you'll solve complete paper. Let's say you start from 2007. Attempt 2007 paper 1 in a duration of 1 hour, then paper 2 in a duration of 1 hour, or better if you reduce the duration also. Because as you all know, chemistry is a scoring subject, but it is scoring subject with respect to what? Saving time. If you solve a chemistry paper in 1 hour duration and you will not save at least of 20 minutes from chemistry paper, then definitely you will lag somewhere in physics or mathematics because one of the paper is definitely lengthy. So advantage of chemistry is that you have to get good marks as well as you have to save the time. That's the smartness of chemistry paper is you have to save time. तो हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो डेफिनेटली 1 hour ड्यूरेशन असाइंड है तो मैं वही असाइन करूंगा. बट आई वुड सजेस्ट या आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर, ट्राई टू अटेम्प्ट इट इन अ ड्यूरेशन ऑफ 40 minutes. Maybe after that you will attempt all the questions or rest of the questions to complete the paper, but see like how much you have attempted in 40 minutes. Because that is actually an optimum time which is required for all the students who are focusing rank within 500 or within 100. Definitely for 40-minute time bar you have to follow. So as many questions you are attempting in 40 minutes, it is important आपको इसको benchmark की तरह लिखना है. अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप एक एक्सेल शीट या अपने लिए एक शीट क्रिएट कर सकते हो. इसमें 2007 ऑनवर्ड्स टिल 2024 तक के जे एडवांस के पेपर्स अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो पेपर 1 पेपर 2 के अरेंजमेंट्स है. आई शेयर अ कंप्लीट शीट ऑल्सो एट लेटर स्टेज. अभी मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ सो दैट दोज हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ दे कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. सो पेपर 1 पेपर 2 फॉर्मेट में आपको क्या करना है, आपने जो भी पेपर अटेम्प्ट करा, लेट्स से 2007 पेपर 1 आपने अटेम्प्ट करा तो आपने 40 मिनट्स में कितने मार्क्स गेन करे ये आपको मार्क करना जरूरी है. Like in online platforms, like when we are attempting question papers, they are giving you feedbacks with respect to your attempt.
आई एम सजेस्टिंग यू विल टेक योर ओन फीडबैक कि आप 40 मिनट में कितना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, बिकॉज दिस मार्क वॉट यू आर गेटिंग इन 40 minutes is the real score of chemistry. Because after that, if you are attempting, means you are definitely losing some marks in physics or mathematics because you are taking time of that subject. Because most of the time in the advanced paper, either physics or chemistry will be a lengthy paper. So you require certainly more time than 1 hour for those papers which you have to save from chemistry. So role of chemistry is not your score. Role of chemistry is your score and time. So my suggestion is focus on time also. So 40 minutes के बाद आप कितना पेपर कर रहे हो ये रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद फिर अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो लेट से 1 hour तक या आगे की ड्यूरेशन तक, तो आप उसमें कितने टोटल स्कोर मार्क कर रहे हो, कितना नेगेटिव कर रहे हो एंड ऑल दैट यू हैव टू सी. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन केमिस्ट्री इज योर एक्यूरेसी. केमिस्ट्री के पेपर में आप सबको इस बात पे बहुत ध्यान देना है कि आप एक्यूरेसी कितनी फॉलो कर रहे हो. सो ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच एज इट इज पॉसिबल एंड 100% करेक्ट करने की कोशिश कर रही है. डाउट वाला पोर्शन मिनिमम होना चाहिए. केमिस्ट्री में अगर डाउट आ रहा है इट मीन्स यू आर हैविंग सम कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें एक्सपेरिमेंटल होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें स्टैंडर्डाइज होती हैं. तो बहुत कम चांस होता है कि अगर आपने आंसर पूरा निकाला या पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपके लाइक आंसर्स में एरर आ जाए या आपके अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ जाए. सो माई सजेशन इज कि आप पूरा पेपर ठीक से अटेम्प्ट करो एंड फोकस कि आपकी एक्यूरेसी बहुत हायर रहे. ओके, आई विश यू अंडरस्टूड. सो 3 काम बेसिकली करने हैं. हम लोग लेक्चर्स जो कवर करेंगे वो मैंने आपको बताया 2 hour की ड्यूरेशन में. हम लोग 35 लेक्चर्स में सारा कोर्स कवर करेंगे, वो मैं भी ब्रीफली आपको भी समअप करता हूँ. ड्यूरेशन विल बी फ्रॉम 4 to 6 p.m. क्लास डेट्स विल लाइक अरेंज एज पर लाइक योर करिकुलम. अगर किसी का करिकुलम अफेक्ट होता है तो यू कैन शेयर, अदरवाइज बाद में मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर डेफिनेटली दे दूंगा. असाइनमेंट के नाम पे मैंने आपको बताया कि हम लोग एडवांस का असाइनमेंट एक शेयर करेंगे जिसमें आपको पहले अटेम्प्ट करना है, देन आंसर्स एंड सॉल्यूशंस आई विल प्रोवाइड यू. इफ नीडेड वी कैन डिस्कस सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको रिक्वायर्ड होगा. डाउट्स के लिए मैंने आपको बोला कि आपको 6 p.m. के बाद थोड़ा और होल्ड करके डाउट पूछ के ही क्लास लीव करना है. देन क्विज के केस में मैंने आपको बताया कि लाइक एवरी चैप्टर विल बी कंप्लीट बाय अ क्विज, जिसमें हम लोग 1 hour ड्यूरेशन की क्विज रखेंगे विच यू हैव टू अटेम्प्ट. इन एडिशन टू दिस आपको पेपर करना है, तो मैंने आपको बोला जेईई एडवांस पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज सॉल्व ना करके सॉल्व इट इन द ईयर वाइज फॉर्मेट. इफ यू आर नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ पेपर्स आई कैन शेयर इट विद यू. So start from 2007 till 2024, attempt the paper completely. Because in chemistry, if you know the topic, question becomes easier or to handle, or it becomes more predictable. I would suggest it is not a good practice. So attempt it in a duration, complete paper format, and most importantly, attempt it in a duration of 40 minutes. Whatever marks you are getting in 40 minutes is the real score of your chemistry, because after that you are using the time means you are definitely going to lose some marks in either physics or in mathematics, right? So this is the part. Now I come to the curriculum. So this is the basic sequence which we'll follow in our curriculum. So I'll start with gaseous state first. Since I am covering all physical, inorganic and organic parts, so I have like arranged these topics in a sequence so that we can cover up all 3 portions simultaneously. सो आई एम नॉट डूइंग इन अ वे कि फर्स्ट आई कंप्लीट फिजिकल तो फिर मैं इनऑर्गेनिक खत्म करूं या फिर ऑर्गेनिक खत्म करूं. मेरा प्लान ये है कि हम लोग साथ साथ कुछ पोर्शन फिजिकल, कुछ इनऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक करते रहे, सो दैट फ्लेवरिंग मेंटेन रहे. आपको एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगे कि हम मोनोटोनस कर रहे हैं. सो लाइक केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट की तरह टैकल कर पाए. तो इट शुड नॉट लुक लाइक कि हम 3 अलग अलग सब्जेक्ट कर रहे हैं या आपका टाइम बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में जा रहा है. बिकॉज केमिस्ट्री का एडवांटेज केवल तभी है जब आप टाइम फ्रेम में नंबर निकाल लो. सो वील स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर गैसियस स्टेट फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इससे थर्मोडायनेमिक्स लिंक है, इससे आपके लाइक बहुत सारा पोर्शन ऑफ लाइक ऑर्गेनिक वाले भी लिंक है. तो हमें गैसेस स्टेट थोड़ा क्लैरिटी से पता होना चाहिए. वीवी को डोनाटी एप्लीकेशन तो बहुत बेसिक है, बट बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस चैप्टर की आगे के चैप्टर्स में यूज करनी पड़ेंगी. फिर स्टोइकियोमेट्री में बहुत सारा पोर्शन इससे कवर करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी में पहले रखा है. ऑल्दो ये एक ऐसा चैप्टर है जो जेईई मेंस कोर्स में नहीं था, थोड़ा सा स्टार्टिंग में चैलेंज हो सकता है, बट आई विल मैनेज इफ नीडेड. देन वी गो टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम. फिर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी वाला पार्ट कवर करेंगे. देन वी गो टू केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग मैंने थोड़ा टाइम अभी कम लिया बिकॉज आई कवर अप सम पार्ट इन ब्लॉक केमिस्ट्री ऑल्सो. बिकॉज जिन भी लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो अपने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत टाइम देके पढ़ा होगा, बट फाइनली उस चीज़ को टीचर ने ब्लॉक केमिस्ट्री में कॉम्पनसेट कर दिया होगा और उन्होंने बोला होगा ब्लॉक केमिस्ट्री में तो पढ़ाने के लिए कुछ होता ही नहीं, आप अपने आप पढ़ लीजिएगा. सो मुझे पता है वो चैलेंजेस हैं, इसलिए मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा रिवर्स करा है इन योर फेवर. केमिकल बॉन्डिंग में आपको जो भी स्टैंडर्ड केसेस है वो कवर करा दूंगा. सिंस यू हैव डन इट इन बेटर फॉर्मेट, तो केवल अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करके आगे बढ़ जाऊंगा. एंड देन द ब्लॉक केमिस्ट्री, जिसको आपने सिर्फ ऐसे छोड़ दिया कि हाँ भाई हम लोग याद कर लेंगे एंड ब्ला 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 समथिंग, तो वो हम लोग लाइक एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन,
जो भी पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बिकॉज वो मेंस के कोर्स में भी थोड़ा सा कम था या सब्सिडाइज था, तो ज़्यादातर बच्चों ने उस पर बहुत कम फोकस किया है, तो उसको भी हम लोग बहुत प्रायोरिटी पे कवर करेंगे। देन इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, लाइक मैंने टॉपिक इक्विलिब्रियम लिखा है, बट इट इज डेफिनेटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा है, बट स्टार्ट करते रहे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे, बट आई विल गिव मोर टाइम टू आयनिक इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्ट गिवन 2 lectures टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देन स्टोइकियोमेट्री में हम लोग मोल रेडॉक्स एंड एटम वाला सारा पार्ट कवर करेंगे, जो आप लोग ज्यादातर को अच्छे से क्लियर है। सो मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड टाइट्रेशन एंड ऑल जो भी पार्ट रिक्वायर्ड है वो कवर यहाँ करेंगे। आइसोमरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे हम लोग 3D विजुअलाइजेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री पे मेजर फोकस होगा। अब टर्म मैंने जरूर आइसोमरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशन लिखा, बट विल प्राइमरली फोकस ऑन स्टीरियो आइसोमरिज्म। देन कम्स टू ओर्स मेटलर्जी, तो पूरा इनऑर्गेनिक का चैप्टर विच विल कवर। देन इन द रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट हम लोग सारे मैकेनिज्म के अंडरस्टैंडिंग पार्ट को थोड़ा और डेवलप करेंगे, सो दैट ऑर्गेनिक में हमें मिनिमम याद करना पड़े। आई फील लाइक मेरा जो पूरा टीचिंग मैथोडोलॉजी है, सिंस आई एम आईआईटी ग्रेजुएट, तो मेरा पूरा फोकस इस बात पर रहता है आपको केमिस्ट्री में मिनिमम याद रखना पड़े। आई एम ट्राइंग टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग इन अ कंसेप्चुअल फॉर्मेट, जस्ट लाइक योर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बिल्कुल उसी ओरिएंटेशन से मैं टॉपिक कवर करता हूँ। और हर चीज़ का एम होता है, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा, लाइक इवन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवन इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई एम गोइंग विद द प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच, सो दैट ज़्यादातर चीज़ें आपके दिमाग पे फिक्स हो जाए एंड यू हैव टू लर्न मिनिमम। देखो कुछ बातें तो लर्न करनी है केमिस्ट्री में, या इवन वो तो फिजिक्स और मैथ्स में भी है, सो दैट इज रिक्वायर्ड, उतना ही करेंगे। बाकी चीज़ें हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। और एडवांस लेवल पे इस बात को देखिए, सबको समझना है कि केवल केमिस्ट्री याद करके पहुंच जाओगे, एडवांस का पेपर नहीं मिल रहा है। एडवांस के पेपर में हर एक क्वेश्चन बहुत लॉजिक और रीजन के साथ आता है। एग्जैक्ट फैक्ट पे बहुत मिनिमम क्वेश्चन होता है एडवांस के पेपर में। अगर आपको फैक्ट नहीं पता है, हो सकता है क्वेश्चन अटक जाए, लेकिन केवल फैक्ट पता है तब भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू शुड नो द फैक्ट, एंड यू शुड ऑल्सो नो द लाइक कंप्लीट लॉजिक और प्रोसीजर, जिससे आप क्वेश्चन हैंडल कर पाओ। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट ये भी आप लोगों ने नॉट में ज्यादातर चीजें लर्न करी होंगी, बट जहां भी मुझे रिक्वायर्ड होगा वहां मैं कवर करूंगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, हर चैप्टर में जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि फंडामेंटली यू आर नॉट क्लियर, और चैप्टर वाइज अगर आपने उतना प्रिपेयर नहीं करा है, तो यू विल डेफिनेटली टेक्स्ट मी और यू विल लाइक टेल मी बिफोर योर लेक्चर और आफ्टर योर लेक्चर, तो मैं आपको कहीं ना कहीं इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर से सपोर्ट दूंगा, सो दैट आप कंप्लीट करिकुलम या कंप्लीट बातें जो आपने नहीं करी है वो कर पाओ। देन थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज डेफिनेटली अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एडवांस्ड। सरफेस केमिस्ट्री भी अभी हम लोग एक स्पेशली इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन वाला पार्ट कवर करेंगे, बिकॉज अगर आपने अभी तक कवर किया होगा तो आपने सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस और लाइक एडजॉर्प्शन पोर्शन पे बहुत फोकस किया होगा, बट कोलाइडल केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज की डेट में केमिस्ट्री का पेपर जो भी आईआईटीज क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो प्रोफेसर्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेटलर्जी एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इवन केमिकल इंजीनियरिंग मीन्स मोस्ट ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री टीचर। So their research segment is surface chemistry. That's why it's a very important chapter. Last year skip भी हुआ है, तो अभी इस साल इसका वेटेज बहुत बढ़ा हुआ है। We'll focus on it. Then organic में हाइड्रोकार्बन, इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विल बी वेरी हाई वेटेज यूनिट, इस पे भी हम लोग बहुत फोकस करेंगे। देन सॉलिड स्टेट, एल्काइल हाइड्राइड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इसको भी 2 लेक्चर्स एलोकेट करें, बिकॉज सी एफ एस सी पहले जे एडवांस के पेपर में नहीं था। करंट लास्ट 2 ईयर से के सी एफ एस सी का पोर्शन इंक्लूड हुआ है, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया है। तो आई ट्राई टू फोकस इट मोर, बिकॉज ज़्यादातर टीचर्स इसको एमएससी बैकग्राउंड वाले हैं जो कवर अप करते हैं, तो वो व्हाट दे डू, वो टिपिकल थ्योरी की तरह पढ़ाना शुरू कर देते हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं डेवलप करते। सो इन माई टीचिंग आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन अ मैनर कि आप इसको साइंटिफिकली डील कर पाओ। बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऐसी हैं जहाँ आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन, लाइक 3D का बहुत अच्छा इमेजिनेशन होना चाहिए, सो दैट यू कैन हैंडल टिपिकल क्वेश्चन ऑल्सो। अगर नए क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए तो आप कैसे हैंडल करोगे, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चंस लोग रूटीन सॉल्व कर रहे हैं, बट इसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया जा सकता है अगर हम विजुअलाइजेशन पार्ट इनकॉर्पोरेट कर दें। तो दैट ऑल्सो आई कवर अप देन। ऑर्गेनिक में लाइक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेज से डेरिवेटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड अमाइंस, सो दो लगातार लेक्चर हम लोग ऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन यहाँ कवर करेंगे। हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक विल आल्सो बी गिवन वेटेज। बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। लास्ट ईयर पूरा का पूरा थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन डीएनए के स्ट्रक्चर से डाल दिया, अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। P block and liquid solution, they are important unit. Chemistry every life, like although ज़्यादातर लोग याद कर लेते हो, but I will tell you something very important जो हम लोग जो एडवांस के एंगल से इस पे फोकस करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर अभी जो अवेलेबल है वो मेंस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि इस पोर्शन को हम किसी भी दूसरे चैप्टर के साथ क्लब अप कर सकते हैं। सो इंडिपेंडेंटली इसको इसलिए मैंने बहुत बाद में रखा है, सो दैट जब हम पूरी ऑर्गेनिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें तो हम लोग मिक्स करके कैसे क्वेश्चन सेटअप करेंगे वो यहाँ कवर करेंगे। डी एंड एफ लॉ केमिस्ट्री डेफिनेटली आफ्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं बचता है, बट फिर भी जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पार्ट जो
ज़्यादातर आपके लिए लर्निंग के लिए छोड़ देता है। उसमें मैं जो आपको असिस्ट कर सकता हूँ याद करने में, जो भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, दैट आई इनकॉर्पोरेट हियर। एंड देन ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री विच इज द लास्ट यूनिट, और करंट टाइम में बहुत ट्रेंड में है। कोई भी प्रोफेसर इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। अभी तो बहुत फंडामेंटल चैप्टर है, हम लोग केवल एनसीईआरटी में फोकस करते हुए पढ़ते हैं, बट आई ट्राई टू डू सम मोर एक्सपेरिमेंट्स विद दिस चैप्टर, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। सो दैट इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक की कोई भी कंसेप्ट को अगर हम उसमें इन्वॉल्व करके अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो वील सी सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड फाइनली वील टेक थ्री लेक्चर्स फॉर कंप्लीट सिलेबस रिवीजन, जहाँ पे आप मोस्टली आपके डाउट्स या जो भी पोर्शन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा या आपको जहाँ लगता है कि और मुझे फोकस करना चाहिए, दैट पार्ट आई कवर अप इन दिस। सो आई गो विद सम ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स इन दीज थ्री सेक्शंस, सो दैट लाइक आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपका एक नए चैप्टर्स की डील करने की टेक्निक आ जाए। एंड आई ट्राई टू कवर अप मोस्ट ऑफ द न्यू क्वेश्चन इन दिस थ्री सेशन, सो दैट आप एक नए क्वेश्चन को टैकल करना सीख पाओ। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट। सो ये पूरा हमारा करिकुलम प्लान है जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया। आई हैव टेकन लिटिल मोर टाइम टू एक्सप्लेन यू सो दैट आप कॉन्फिडेंटली समझ पाओ कि हम केमिस्ट्री कवर कैसे करेंगे। अभी हम लोग जैसे एक दो प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले हिंट दिया था 2024 का जे एडवांस का पेपर थर्मोकेमिस्ट्री से जो आया था, दैट वाज मोर रिलेटेड टू बायोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि लाइक ऑर्गेनिक टीचर के लिए डीएनए स्ट्रक्चर है, जो कि ऑर्गेनिक टीचर के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है टू स्टार्ट विद। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें थर्मोकेमिस्ट्री डील करनी है, दोनों चीज़ों को एक साथ कोरिलेट करना है। सो जस्ट रीड आउट अ क्वेश्चन, लाइक इट वाज डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर वाज गिवन, और इसमें आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी है, दैट वाज द क्वेश्चन। सो वी हैव अ डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर। आई होप ज़्यादातर लोगों को आइडिया होगा, बायोमोलिक्यूल्स आपने सब नहीं पढ़ा होगा। द क्वेश्चन वाज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू अ इन टू सिंगल स्ट्रैंड्स, दैट इज इन द किलो कैलोरी थिंग। तो देखो पहली चीज़ जो आपको देखनी है, सबको ही पता है कि डीएनए के अंदर एटीजीसी बॉन्डिंग होती है। अब देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए देखिए एयू दे रखा है। सो ऑल ऑफ यू कैन नोटिस दिस कि जे एडवांस के पेपर में डेटा हमेशा एक्स्ट्रा होता है। सिंस हम लोग बोर्ड्स के टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं या जब भी जे एडवांस की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो आपको एक आइडिया होता है कि क्वेश्चन में जितना डेटा दिया है सब यूज़ करना है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ आपको नोटिस करना है। एडवांस में रेगुलर प्रैक्टिस है, रैंडम डेटा पुट इन कर देते हैं, आप क्लिक ही नहीं कर पाओगे, इसका क्या करूँ। सो until unless यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर, आप फंस जाओगे क्वेश्चन में। So C, adenine and uracil is given, which is actually not present in DNA. अब बायोलॉजी का एक बेसिक रूल होता है, इसको चारगॉस रूल बोलते हैं। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, एटीजीसी बॉन्डिंग बोलते हैं इसको टेक्निकल भाषा में। सो एडेनिन बॉन्ड्स विद थाइमिन, गुआनिन बॉन्ड्स विद साइटोसिन, सो इट इज बॉन्डिंग ऑफ एटीजीसी। ए बॉन्ड्स विद टी, जी बॉन्ड्स विद सी। और इसमें देखो बेसिकली क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड अप्लाई हो रहा है एटी के साथ और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड अप्लाई हो रहा है जीसी के साथ। सो दिस इज कॉल्ड एटीजीसी बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर मैंने एनसीईआरटी से डीएनए का बगल में लिया है, बट दैट इज ऑफ नॉट मच यूज। अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है कि एटीजीसी बॉन्डिंग होती है, ऑल्दो एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम में भी बहुत प्रिसाइसली बनाया, सो दैट यू कांट मेक अ मिस्टेक। अब जो स्टैंड दे रखा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड लिखना है। सो यू नो लाइक ए बॉन्ड विद टी, जी बॉन्ड्स विद सी, सो मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड देखो नीचे मेंशन किया हो। ऑल ऑफ यू कैन नोटिस दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। Now simply you have to count like how many AT are there and how many GC are there. AT has two hydrogen bonds, and for every hydrogen bond, energy is given in AT bond and in GC bond. You have to simply multiply and you will get the answer. So अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कितना फंडामेंटल क्वेश्चन है, जस्ट सिंगल लाइन में सॉल्व हो जाना है। बट अगर कंसेप्चुअली आपको क्लैरिटी नहीं है बायोमोलिक्यूल्स विद थर्मोकेमिस्ट्री, और इसीलिए मैंने कहा टॉपिक वाइज नहीं करना। अगर आपने सवाल को टॉपिक वाइज करा होगा तो ये थर्मोकेमिस्ट्री मिलेगा, बायोमोलिक्यूल मिस कर रहे होगे। और बायोमोलिक्यूल में अगर ये सवाल आएगा तो आप थर्मोकेमिस्ट्री मिस कर रहे होगे। दैट इज वाई आई सजेस्टेड कि आपको केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व करना है। क्लैरिटी से मैंने हिंट दे दिया, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है तो आप कहीं ना कहीं चार रूल के बारे में सोचोगे। अदरवाइज ये सवाल अगर आप थर्मोकेमिस्ट्री के एंगल से सोचोगे तो आप बायोमोलिक्यूल मिस करोगे। तो पॉइंट इज आपको बहुत प्रिसाइसली डील करना है, और पूरा पेपर डील करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो हिंट होता है कि भाई ये टॉपिक करना है या ये नहीं करना है, वो हिंट खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी जे एडवांस पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज नहीं अटेम्प्ट करेंगे, और तो मार्केट में जितना बुक्स हैं सब उसी फॉर्म में है। बट माई रिकमेंडेशन इज कि आपको जे एडवांस का पेपर सॉल्व करना है। बहुत आसान है, जे एडवांस की वेबसाइट पर चले जाइए, आप आसानी से आर्काइव के फॉर्म में सारे पेपर्स दे हैव गिवन, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड यू विल सिंपली सॉल्व। इफ यू हैव डिफिकल्टी आई कैन शेयर इट विद यू ऑल्सो। आपको उसको अटेम्प्ट करना है, एक्चुअल आंसर की से वेरीफाई करना है, एंड देन ओनली यू हैव टू सी द क्वेश्चन। तो उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना एडवांस लेवल की, वो बढ़ेगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एडवांस के पेपर में केमिस्ट्री में नंबर लाना इज नॉट अ बिग डील। बिग डील इज मार्क्स इन 40 मिनट्स, बिकॉज आपको फिजिक्स और मैथ्स के लिए टाइम सेव करना ही है। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट ओनली केमिस्ट्री, आई एम हियर टू गेट गुड रैंक। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि केमिस्ट्री को टूल की तरह प्रयोग करना है।
सिर्फ केमिस्ट्री का स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में स्कोर हायर आ गया और आपने उसको मैथ्स और फिजिक्स का टाइम लैप्स करके क्रिएट किया, तो डेफिनेटली इट इज नॉट एन एडवांटेज। ओके, सो एडवांस में टॉप रैंक मीन्स केमिस्ट्री मिनिमम टाइम पे। सो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखोगे तो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दिस इज वन एग्जाम्पल। हम लोग एक और क्वेश्चन चलो देखते हैं। लेट्स से मैंने दो क्वेश्चन और आपके लिए छोड़े 2023 के क्वेश्चन, आप एक बार अपने आप भी देख सकते हो। तो दीज आर टू क्वेश्चंस जो आप चाहो तो सेम फॉर्मेट में, जिसमें ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक या फिजिकल के साथ मर्ज करके क्वेश्चन क्रिएट किया है। जब हम लोग लेक्चर्स करेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द करिकुलम वो, और कुछ नए क्वेश्चंस, बेसिकली सारे नए क्वेश्चंस पे फोकस होगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको इसलिए ऐसे क्वेश्चन दिए कि आपको आइडिया लगे कि लाइक मिक्सिंग है, राइट। सो हमें अपने आप को ऐसे ट्यून इन करना है कि हम चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है। अगर हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या अप्रोच है, क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट बात है, किस पे ध्यान देना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन विद टाइम फ्रेम लिमिट करना है। अब जैसे देखो, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी कि कभी कभी केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ अननेसेसरी लिख दिए जाते हैं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ तो किसी काम का नहीं। प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट चेंजेस व्हेन solute molecules are added to the get homogeneous solution. So basically definition लिख दिया है। These are called colligative properties. Applications of colligative properties are very used day to day basis. One of its example is use ethylene glycol in water mixture, antifreeze liquid and irritant mobile. तो ये सब आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। गॉट इट। हम लोग अपने क्वेश्चंस को सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, बट हाउ टू हैंडल द एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के एंगल से। अब देखो, जो ऐसे क्वेश्चन पढ़ा, आप देखो क्वेश्चन भी कितना ट्रिकी फॉर्म में क्रिएट करा गया है। दे हैव सेड दैट वी हैव अ सॉल्यूशन एम प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ethanol in water. So we have mixed ethanol and water and you can see mole fraction of ethanol is given how much, 0.9. अब देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। नॉर्मल थॉट प्रोसेस में आपके दिमाग में क्या आएगा, वाटर इज सॉल्वेंट, बट हियर वाटर इज नॉट सॉल्वेंट बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज गिवन 0.9। अब देखो कितनी फंडामेंटल डेफिनेशन में क्वेश्चन क्या हुआ है कि अगर आप सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ही नहीं जानते, आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। और मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन का जब एक पार्ट सॉल्व करके गलत कर चुके हो तब पता चले गलती हो गई। सो वंस इट इज गिवन इथेनॉल एंड वाटर मींस बोथ आर लिक्विड स्टेट। आपका सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में है, सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन ऑल थ्री आर इन सेम फिजिकल स्टेट, तब क्या करते हैं, जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है मोल के रेस्पेक्ट में। अब देखो डेफिनेशन केमिस्ट्री बहुत प्रिसाइसली पता होनी चाहिए, इसलिए डाउट आता है। अगर आपने केवल इतना सीख लिया दैट द अमाउंट इज इन द सब्सटेंस इन लेसर अमाउंट इज सोल्यूट, आप लेसर अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू मास, विद रिस्पेक्ट टू मोल, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आप फंस जाओगे। सो वी गेट वेरी क्लियर, सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू मोल। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है, तो जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है मोल के रेस्पेक्ट में, वो सॉल्यूट होता है। सो सी हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज गिवन हाउ मच, 0.9। सो ऑटोमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.1। तो मोल्स के रेस्पेक्ट में वाटर कम हुआ। एथेनॉल लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड है, तो हमारे तीनों टर्म लिक्विड हैं। तो हमें क्या करना है, एथेनॉल शुड बी सॉल्वेंट, एथेनॉल शुड बी सॉल्वेंट हियर, वाटर इज सोल्यूट। अब देखो कितना डिफिकल्ट है कि दिमाग में एग्जाम में सेट करना है कि वाटर सोल्यूट है। समझ रहे मेरी बात को? दिस इज व्हाट दे आर डूइंग बाय ब्रेन गेम इज देयर इन एडवांस पेपर। अब देखो कितना सारा डेटा दे रखा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी आप क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो उन्होंने क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है ना, वाटर के साथ, और डिटेल्स देखते जाओ सारे अपने, के एफ के बी एंड ऑल ब्ला ब्ला थिंग्स आर गिवन। अब देखो, जब हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, एथेनॉल है, तो क्वेश्चन में पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। अब फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, इट मींस आपको क्या डील करना चाहिए। इसमें एक और पॉइंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे ध्यान देना है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको क्वेश्चन आंसर करते टाइम ये चीज दे रखी है कि उसने आइडियल सोल्यूशन लेना है और सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब पानी को नॉन वोलेटाइल भी अज्यूम करना है। अब सोचिए कितना आपके क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आप अपने आप चैलेंज में आ जाओगे। पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगर क्वेश्चन में उसने क्लैरिटी से ये चीज मेंशन कर दी कि भाई वाटर को आपको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मानना है, अब आप सोच रहे हैं कितना टेक्निकल पार्ट हो गया। अगर एक तो वाटर को सोल्यूट मानना है, ऊपर से नॉन वोलेटाइल। अब देखो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। वंस यू हैव लाइक अंडरस्टूड दैट हियर सॉल्वेंट इज एथेनॉल, तो जो भी फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग आएगी वो किसके रिस्पेक्ट में आएगी, एथेनॉल के रिस्पेक्ट में। अब एथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट देखो कितना दे रखा है, 155.7, यानी आंसर इससे कम आने वाला है। देखिए एक लाइन में खत्म, कुछ नहीं करना, आंसर डी, नीड नॉट टू सॉल्व एनीथिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जे एडवांस क्वेश्चन। अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको एडवांस के पेपर डील करने में बिल्कुल एफर्ट नहीं लगना। आई एम नॉट सेइंग कि हमें सॉल्विंग नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, दैट विल लर्न, बट हमें स्मार्टली क्वेश्चन पेपर डील करना है।
वी लर्न ऑल द कंसेप्ट, वी लर्न ऑल द थिंग्स, वी लर्न ऑल पॉसिबल कंसेप्ट एंड प्रोसेसेस, सब ठीक है। बट एडवांस के पेपर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने क्वेश्चन को गलत अप्रोच से पकड़ लिया तो फिर आप करते ही रहोगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपको क्वेश्चन को डील करने के लिए बहुत प्रिसाइज पे चलना है। दूसरा, जेई एडवांस के क्वेश्चन में मैथमेटिक्स बहुत सारे इन्वॉल्व कराते हैं केमिस्ट्री में, स्पेशली जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको एक दिखाता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ गैसीय स्टेट। जेड वर्सेस पी प्लॉट बिना है, आप में से ज्यादातर लोग बॉन्ड वाली क्वेश्चन जानते होंगे, कोई खास बात नहीं है। पी प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये आपका बॉन्ड वाली क्वेश्चन हो गया, राइट। आपको जेड वर्सेस पी प्लॉट करना है। सबसे पहला केस देखो, उसने कहा है ए इज जीरो, तो जेड की डिपेंडेंसी निकालनी है। तो अगर आपने ए जीरो करा, मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो गई, पी इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। और अगर वी एम बाई आर टी अगर हमने डिवाइड कर दिया तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, पी वी एम बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू वन। ठीक है, बहुत सिंपल सॉल्व है, आपने ज़्यादातर लोग समझ जाओगे। पी वी एम बाई आर टी को हम लोग जेड लिखते हैं, तो ये वन प्लस पी बी बाई आर टी बन गया। ठीक है, अब देखो प्योर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को कि अगर हम ए जीरो करते हैं तो जेड की वैल्यू डायरेक्टली वन प्लस पी बी बाई आर टी होती है। तो ये टैलेंट अगर आप कुछ याद रख सकते हो तो डेफिनेटली केमिस्ट्री में थोड़ा एडवांटेज होता है। इवन दैट एडवांटेज इज देयर इन एनी पेपर, अगर आपको कोई चीज़ डायरेक्ट रिजल्ट की तरह पता है, सॉल्विंग वाला पार्ट बचा सकते हो तो इट्स ओके। बट अभी अगले पार्ट में देखो, अगर आप सॉल्विंग नहीं जानते हो तो आप फंसोगे ही फंसोगे। तो z इज इक्वल टू वन प्लस पी बी बाई आर टी लिया हमने, z वर्सेस p प्लॉट बनाया, तो इट इज डेफिनेटली अ लीनियर ग्राफ, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म है डायरेक्टली इन। अगला पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में उसने दे रखा है आपको बी जीरो करना है। अब जैसे ही आपने बी जीरो करा तो हमारा एक्सप्रेशन बना पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इक्वल टू आर टी। और अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो दिस बिकम्स पी वी एम प्लस ए बाई वी एम इज इक्वल टू आर टी से डिवाइड कर लो। सो पी वी एम बाई आर टी इज इक्वल टू वन माइनस ए बाई वी एम आर टी। और वी वी एम बाई आर टी को हम जेड लिख रहे हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो वन माइनस ए बाई वी एम आर टी, अब देखो आई आई टी वाले कैसे आपके ब्रेन के साथ खेल रहे हैं, आपने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब हम डील कर रहे हैं रियल गैस, दिमाग में रहता है आइडियल गैस। अब देखो z जो है वो वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन फॉलो कर रहा है, और क्वेश्चन में लिखा है z विल लीनियरली डिपेंड ऑन प्रेशर। अब अगर यहाँ किसी ने गलती से ये सोच लिया कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, और आपने गलती से भी रियल गैस में आइडियल गैस का टर्म सोचा, आप फंस गए सवाल में। सो z इज बेसिकली वन माइनस ए बी आई बाई आर टी, वॉल्यूम से इनवर्स रिलेशन है बट प्रेशर से डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं बनेगा बिकॉज इट्स अ रियल गैस। तो अब यहाँ पे मैथमेटिकली अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसमें ए बाई पी वी एम बाई आर टी को जेड लिख सकते हैं, ये मुझे पता है। तो हमें प्रेशर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, राइट। फिर नीचे आर टी से डिवाइड करेंगे तो ये आर टी स्क्वायर हो जाएगा, पूरा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, और पी वी एम बाई आर टी को जेड लिख देंगे। तो ये इक्वेशन है जेड इज इक्वल टू वन माइनस ए पी बाई आर टी स्क्वायर इंटू जेड। एंड नाउ यू कैन सी इट्स अ क्वाड्रेटिक बिहेवियर। अगर आप z मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ए पी बाय आर टी स्क्वायर। सो द वेरिएशन ऑफ z versus p is quadratic. So it's not a linear curve. In the question it's given, it's wrong. So definitely it's your answer. After that, if you like multiple option correct question create करेंगे तो आगे के option भी check करेंगे. Like for gas C, it's given a real gas. We can find A and B with the intersection data. So definitely, if you have a van der Waals equation, intersection data given है तो A and B find out कर सकते हैं. All van der gases behaves like C and give positive slope at high pressure. तो अगर हम हाई प्रेशर रीजन लेते हैं तो आपको पता है कि Z की वैल्यू ये वाली बनती है वन प्लस पी बी बाई आर टी, तो पॉजिटिव स्लोप के साथ बिहेव करेगा। सो माय बेसिक थॉट प्रोसेस है कि आपको मैथमेटिकली क्वेश्चन को डील करना सीखना है, कितनी रिक्वायरमेंट है उतना समझना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन शुड बी गुड, हर फंडामेंटल पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कहीं पे भी इन बिटवीन द लाइन गैप नहीं छोड़ना है। आपको कंसेप्चुअल डाउट है तो आप फंस जाओगे। जैसे देखो, एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ट्रीट करते हैं, आप सबने दो रिएक्शंस पढ़ी हैं। एक रिएक्शन होती है कार्बेलामाइन रिएक्शन, और एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं रीमैटिमन रिएक्शन, बहुत फंडामेंटल रिएक्शन है, सभी जानते हो। आई एम डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन सो दैट आपको एक थोड़ा आइडिया लगे कि हम लोग केमिस्ट्री को अप्रोच कैसे करेंगे। सो रीमैटिमन रिएक्शन ली मैंने और एक कार्बेलामाइन रिएक्शन ली। केवल रट्टा मारने पे फोकस नहीं करना भाई, क्योंकि एडवांस का पेपर डील करने वाला है, और मैंने आपको पहले ही बताया इन अगर आपको केवल याद है तो एडवांस पेपर डील नहीं होगा, और आपको कुछ भी याद नहीं है तब भी एडवांस पेपर डील नहीं होगा। आपको दोनों अप्रोच लेके चलने हैं, फैक्ट्स पता होने चाहिए और अंडरस्टैंडिंग के साथ पता होनी चाहिए। सो अब देखो, अगर इन दोनों क्वेश्चंस को हम डील करें, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। इट्स वेरी न्यू क्वेश्चन, मे बी आप में से बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। दोनों रिएक्शंस अपने पढ़ी हैं, बट आप थॉट प्रोसेस देखिए आप। तो अगर मैं दोनों रिएक्शंस के रिएक्टेंट पे बात करूं, ठीक है,
आपको पता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और रिएजेंट, तीन ही चीजों का खेल है। आप देखो तीनों एक जैसे हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट लिया मैंने, रिएजेंट लिया और इंटरमीडिएट लिया। ध्यान से समझना, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। सो हमारा रिएक्टेंट रीमेटिमन रिएक्शन में आपको सबको पता है, वी टेक फिनॉल। कार्बोलामाइन रिएक्शन को सिमिलरिटी रखने के लिए मैंने एनिलीन के लिए लिख लेता हूँ, ऑल्दो आप अमाइन के लिए लिख सकते हो। और थोड़ा सिमिलरिटी रखने के लिए दोनों एरोमेटिक रिंग ली है मैंने, और दोनों लाइक स्ट्रांगली एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग ले रखी है, तो एक फिनॉल लिया एक एनिलीन लिया। दोनों के केस में रिएजेंट इज क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है। और दोनों ही केस में आपको पता होगा इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन बन रहा है। एंड आई होप आप सबको क्लियर है, डाइक्लोरोकार्बीन विल बी सिंगलेट कार्बीन ऑलवेज, सो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। डाइक्लोरोकार्बीन विल बी अ सिंगलेट कार्बीन। तो आपको क्लियर है कि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, सो इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो रिएक्शन में रिएक्टेंट, रिएजेंट और इंटरमीडिएट तीनों एक जैसे। दोनों दोनों केस में एक्टिवेटेड रिंग मैंने रिएक्टेंट ले रखा है, क्लोरोफॉर्म बेस रिएजेंट ले रखा है, इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन है। अब देखो प्रोडक्ट में अंतर है। आपको पता है कि रीमेडीमन रिएक्शन में जो हम अटैक कराते हैं वो बेंजीन रिंग से कराते हैं, सैलिसाइल्डिहाइड फाइनल आंसर होता है। ऑब्वियसली प्रोटोनेशन करते हैं लास्ट में, वो पार्ट ऑफ द रिएक्शन है, बस सिर्फ फंडामेंटल पे फोकस करो। और इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज आइसोसाइनाइड। व्हाट्स माय क्वेश्चन इज कि दोनों ही केस में अटैक किससे हो रहा है ये देखना है। तो फिनॉल के केस में तो रिंग अटैक कर रही है, और एनिलीन के केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आइडिया क्या आएगा कि जो मोर एक्टिवेटेड रिंग होगी उसमें रिंग को अटैक करना चाहिए। और अगर आपने ध्यान यहाँ पे नहीं दिया और आपने सिर्फ इतना नोटिस करा कि फिनॉल और एनिलीन चेक कर रहे हो, तो आपको लगेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करने की टेंडेंसी हमेशा रिलेटिव टू नाइट्रोजन कम होती है। बोलिए। ज्यादातर लोग जानते होंगे इस बात को कि ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करेगा या नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। तो यू ऑल नो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक बेंजीन रिंग में ज्यादा रेजोनेंस में जा रहा है, इसका प्लस करेक्टर हायर होता है। तो उसके लोन पेयर के अटैक करने की टेंडेंसी ऑटोमेटिकली कम होनी चाहिए थी। बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको क्लैरिटी है, तो आप बिल्कुल डील कर ले जाओगे। क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए बोलोगे यहाँ पे। हमारे पास क्लोरोफॉर्म बेस की रिएक्शन है, सो बेसिकली इट इज नॉट द रिएक्शन ऑफ फिनॉल। जब तक आप इसको फिनॉल और एनिलीन कंपेयर करोगे आप हमेशा डाउट में रहोगे, आप कभी क्लैरिटी तक पहुंचोगे ही नहीं कि मुझे क्या आंसर करना है। आपको क्लैरिटी किस चीज में चाहिए, फिनॉल और एनिलीन में रिएक्शन फिनॉल की है ही नहीं है। तो आप बोलो सर ये एकदम से क्या करा आपने, फिनॉल ही हटा दिया। बेसिकली मीडियम क्या है देखो, ओ एच माइनस। मीडियम ओ एच माइनस तो फिनॉल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फिनॉक्साइड आयन। बस अगर आपने ये पकड़ लिया सवाल में, तो आप बस ट्रैप से बाहर आ गए। एडवांस वाले बस ऐसे ही ट्रैप क्रिएट करते हैं कि आप जिस डायरेक्शन से वो तुम्हें सोचने में फोर्स कर रहे हैं आप उसी डायरेक्शन में सोचते जा रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली सवाल में फंस जाओगे। जब तक दिमाग में फिनॉल और एनिलीन चलेगा बाहर नहीं आ पाओगे इस ट्रैप से। लेकिन जैसे ही आपको क्लिक करा कि मीडियम एल्कलाइन है, मीडियम एल्कलाइन है तो फिनॉक्साइड आयन बना। फिनॉक्साइड आयन है तो डेफिनेटली इसमें प्लस एम करेक्टर बहुत हाई, प्लस एम और प्लस आई दोनों करेक्टर इसके हाई हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम से आप एकदम बाहर हो, आप आसानी से बता पाओगे क्योंकि यहाँ पे कौन सा बिहेवियर काम कर रहा है। आई आई माइनस ओ माइनस कौन सा बिहेवियर शो करता है, प्लस आई एंड प्लस एम। NH2 का बिहेवियर क्या होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। ऑटोमेटिकली आप समझ गए फिनॉक्साइड एंड हाईली एक्टिवेटेड रिंग हो गई एज कम्पेयर टू एनिलीन। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिंग से अटैक हो रहा है, बिल्कुल सेफ है। थोड़ी देर पहले तक ये उल्टा लग रहा था कि रिएक्शन में ऐसे क्यों हो रहा है। सो लाइक आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग पार्ट नहीं रखा आप हमेशा फंसे रहोगे। अभी जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डील करते हैं, थोड़ा सा इनॉर्डिक आपको आइडिया देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यू ऑल हैव रेड अबाउट CFSE। बट CFSE में मेजॉरिटी बहुत बेसिक बिल्कुल कॉमन गलती है, कोई भी कर सकता है। अगर मैं D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेता हूँ और D4 वीक फील्ड लिगेंड ले लेता हूँ, लेट्स से टू केसेस आई एम डीलिंग। तो D4 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया आपने, आपको पता है T2G EG लेवल में स्प्लिटिंग होगी लाइक दिस। सो अभी मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ बिकॉज अभी मैंने पढ़ाने का प्रोसेस नहीं, आई एम ट्राइंग टू गिव यू फ्लेवर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेगमेंट्स सो दैट आप केमिस्ट्री के साथ थोड़ा अफेक्शनेट कर पाओ। ज्यादातर लोगों को केमिस्ट्री थोड़ा रिबलिंग सब्जेक्ट लगता है। सो आई एम ट्राइंग कि आप थोड़ा सा समझ पाओगे हम लोग केमिस्ट्री को कितना साइंटिफिकली डील करेंगे, सो दैट आप हर पोर्शन के साथ कनेक्ट हो पाओगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे और स्कोर की तरफ जा पाओगे, कम टाइम में ज्यादा स्कोर ला पाओगे और केमिस्ट्री आपके लिए टूल होगा। राइट। सबको बहुत अंडरस्टैंडिंग मतलब इसीलिए मैं थोड़ा सा लाइक क्वेश्चन को आंसर करते टाइम भले ही स्पीड कर रहा हूँ, हो सकता है आप थोड़ा कम समझ पाओ क्वेश्चन के बारे में, बट जब हम लोग रेगुलर लेक्चर्स करेंगे तो ऑब्वियसली इससे बहुत कम पेस में बताऊंगा सो दैट आप हर चीज बढ़िया से सीख पाओ। अभी फोकस ये है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बातें बता पाऊँ बिकॉज इट्स एन ओरिएंटेशन सेशन, तो आप एक थोड़ा सा ग्लिम्स ले पाओ या एक माइंड मेकअप कर पाओ कि हम केमिस्ट्री को किस लाइन ऑफ एक्शन से पढ़ेंगे।
तो उस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे मत सोचना कि इतनी स्पीड में सर बताओ तो समझ में कैसे आएगा, डेफिनेटली इट इज नॉट अ पेस। हम इससे बहुत माइल्ड पेस पे चलेंगे, अभी देखते चलो। सो मैंने D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट बताया। तो अब अगर मैं CFAC कैलकुलेशन बताऊँ, अब CFAC कैलकुलेशन में देखो ज्यादातर केस में हम लोग पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करा देते हैं, बट एडवांस में ऐसा नहीं होगा। एडवांस वाले पेयरिंग एनर्जी पे इंसिस्ट करेंगे, बताओ क्या होता है। क्यों? क्योंकि जब आप पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट लिखते हो तो आपको सबको पता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हो, उस पर ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट बात ये एडिशनली पेयर चेक करना होता है। अभी मैं देखो आपको CFSC कैलकुलेशन सिखाता हूँ। लेट्स से हमने D4 का केस लिया, तो D4 के केस में आपको पता है कि हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ यहाँ पे आके, अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से डील कर रहे हैं, राइट। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड से डील करेंगे तो आपको सबको आइडिया है कि ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G है, आपका T2G लेवल है, ये EG लेवल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल है तो हम -0.4 डेल्टा O इंटू 4 करेंगे, +0.6 डेल्टा O में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इंटू 0, प्लस NP। एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिशनली पेयर्ड है। एडिशनली पेयर्ड मतलब स्टार्टिंग में जब D4 कॉन्फ़िगरेशन था तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, राइट। लेकिन जैसे ही हमने इसको T2G लेवल में कन्वर्ट करा, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर करा है, तो यहाँ पे +P करना होगा। लेकिन जब यही काम आप एग्जैक्टली लाइक D6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ करोगे, या बेटर टू से D7 कॉन्फ़िगरेशन के साथ करोगे, तो D7 कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया, तो आप ध्यान से देखो D7 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा। इट विल बी लाइक दिस। हमने ये इलेक्ट्रॉन पेयर करे, अब ध्यान से देखो D7 का जो स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ही 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। दिस इज एक्चुअली D7। तो आप ध्यान से देखो कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है, और हमने एक्चुअली में कितने पेयर कराए, 3। तो यहाँ पे +3P नहीं करेंगे, +P करेंगे केवल। तो अगर हम यहाँ पे जब NP प्लस करने जाएंगे तो यहाँ पे N कितना लेके चलना है, 1, 3 नहीं लेना है। बहुत कॉमन है, बहुत सारे बुक्स ने भी इसको रैंडमली लिख रखा है। बट आप एडवांस का पेपर डील करने जा रहे हो तो बिल्कुल प्रिसाइज पता होना चाहिए दैट NP मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिशनली पेयर्ड। एडिशनली पेयर्ड मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पहले ही पेयर था D7 में, वो एनर्जी तो हमारे पास पहले से थी। अभी स्प्लिटिंग के बाद भी हमने उनको दोबारा पेयर करा तो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल पेयर करे, 6। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर करे तो हमें 3 पेयरिंग एनर्जी चाहिए, बट 2 तो ऑलरेडी है, तो व्हाट इज एक्स्ट्रा, 1P। या ये D6 कॉन्फ़िगरेशन होता तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, 2 और एक्स्ट्रा पेयर करने तो +2 भी लिखना था। सो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पेयर करें, ये सब कंसेप्ट देखना है। सो बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट अच्छी चाहिए। अगर आप क्लैरिटी बढ़िया लेके चलोगे क्वेश्चंस के साथ, यू विल नेवर फेस अ डिफिकल्टी। अगर क्लैरिटी का प्रॉब्लम है, यू विल डेफिनेटली फेस लाइक डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस जो आपके सामने आएंगे। जैसे एक और बहुत सिंपल इरॉनिक का क्वेश्चन बताता हूँ, ऑल्दो फैक्ट आपको पता होना चाहिए तभी समझ पाओगे, बट ठीक है मैं कोशिश करता हूँ आपको फैक्ट भी बताने की। लेट्स से मैं एक सिंपल सवाल पूछ लूँ, Li+ और Mg2+ में साइज किसका बड़ा होता है। आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे अगर थोड़ा सा भी ब्लॉक केमिस्ट्री ठीक से पढ़ा होगा। सो मैं आपको डेटा दे के चलता हूँ। तो Li+ का साइज 76 पिकोमीटर होता है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ब्लॉक केमिस्ट्री में डेटा जानने के बाद भी आप क्वेश्चन में कैसे फंस जाओगे। एडवांस में क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया था, दे नॉट आस्क डायरेक्टली फैक्ट्स। सो Li+ का साइज 76 पिकोमीटर, Mg2+ का साइज 72 पिकोमीटर। सो डेफिनेटली Li+ की आयनिक रेडियस Mg2+ से बड़ी है। ठीक है, पहले तो यही थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आपने फैक्ट्स ठीक से नहीं गो थ्रू कर रखे हैं तो यू विल डेफिनेटली बी इन ट्रबल। कैसे करना है वो जब हम अपने लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि कौन कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हमें ध्यान देना है। आप बाई द टाइम अगर लाइक आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट NCERT केमिस्ट्री का जितना भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ज़्यादातर आप गो थ्रू कर लो। कैसे करना है एंड ऑल जो हम लोग लेक्चर्स में पहुंचेंगे तो डेफिनेटली विल डिस्कस। अभी एकदम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो Li+ का साइज Mg2+ से बड़ा है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता है तो क्वेश्चन स्किप करना है। गैस नहीं कर पाओगे, एडवांस के पेपर में गैस करना नियरेस्ट टू इम्पॉसिबल है। आप 100% गलती कर जाओगे, जो आपको लग रहा होगा एग्जैक्टली उल्टा बैठेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर फिर मैं उल्टा ही लगाऊंगा, तो आई वुड सजेस्ट कि वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। प्लीज अंडरस्टैंड, लाइक विद माई 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस थिंग। हम IIT ग्रेजुएट एंड पूरा मतलब आप ये समझिए 2001 से लेके और 2025 तक मैं यही कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने 2 साल तैयारी करी IIT की, फिर मैं खुद IIT क्वालिफाई करा, 4 साल IIT मैंने फॉलो करा। तो 2006 से ही मैंने लगभग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग NV सर को जानते हो, नितिन सर इज माई बैचमेट, तो हम लोग साथ में ही बहुत टाइम स्टार्ट करा। तो
ऐसे चीजें चलती रहती है, लाइक Li+Mg2+। अब अगर फैक्ट्स नहीं क्लियर है, चीजें नहीं क्लियर है, कंसेप्ट नहीं पता है, तो फंस जाओ। तो इनऑर्डिनरी में गैस नहीं मानना है। मैं 20-25 साल में जो चीज सीखा हूँ वो आपको सिखा रहा हूँ। नो गैस वर्क, अदरवाइज तो 100% क्वेश्चन जा रहा है। अब लेकिन अगर आपको डेटा भी बता दिया कि देखो ये डेटा है 76 पिकोमीटर, 72 पिकोमीटर। अब मैं पूछूं Li+Mg2+ में डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होती है, तो आप सब जानते होंगे। डायगोनल रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज क्या करी जाती है, आयनिक रेडियस कंपैरिजन पता होना चाहिए। और अगर आयनिक रेडियस कंपेरेबल नहीं होती है तो एक और रीजन होता है, जिसमें हम लोग चार्ज टू आयनिक रेडियस रेशियो कंपेयर करते हैं। अब देखो बहुत क्लियर होना चाहिए, आयनिक रेडियस रेशियो कंपेयर करते हैं। इट्स नॉट सिंपली रेशियो, सो वी आर कंपेयरिंग चार्ज टू आयनिक रेडियस रेशियो। आयनिक रेडियस क्लियर है। अब देखो लिथियम+ और Mg2+ में तो आयनिक रेडियस सीधे सीधे मैच कर जा रही है। तो आपको क्लैरिटी से पता है इसमें डायगोनल आ रही है, क्यों? क्योंकि चार्जेस जो आयनिक रेडियस है वो कंपेरेबल है। ध्यान ये रखना है कि तीन कंडीशन है, आयनिक रेडियस कंपेरेबल हुई तो डायगोनल रिलेशनशिप आती है। चार्ज टू आयनिक रेडियस अगर कंपेयर होगा, कंपेयर करेंगे हम लोग, तो भी लाइक आपकी डायगोनल रिलेशनशिप आ जाती है। और थर्ड कंडीशन जो आपको दिमाग में बैठानी है वो क्या है, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन दोनों एक साथ भी आ सकती है। थ्री कंडीशन है, आयनिक रेडियस कंपेरेबल, चार्ज टू आयनिक रेडियस कंपेरेबल, और ऑब्लिक एंड का केस है। दोनों भी एक साथ हो सकती है, दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। बहुत स्पेशल कंडीशन है। तो Li+Mg2+ में डायगोनल रिलेशनशिप क्लियर करना है, मींस Li+ और Mg2+ दोनों के आयनिक रेडियस कंपेरेबल है, मींस डायगोनल रिलेशनशिप। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हम बेरिलियम और एल्यूमिनियम में डील कर लें, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में डील कर लें, तब आपको ध्यान देना है। मैं डेटा आपके लिए लिख रहा हूँ, ऑल्दो याद करना जरूरी नहीं है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 31 पिकोमीटर एंड दिस इज अप्रॉक्स 53.5 पिकोमीटर। ये रेंज है। तो आप देख सकते हो, यू कांट से दैट आयनिक रेडियस इज कंपेरेबल। तो अगर कोई सीधे सीधे रट्टा मार के गया कि भाई साहब आयनिक रेडियस कंपेरेबल होती है, तो आप सवाल गलत कर दोगे। क्योंकि अगर आपने यहाँ केवल आयनिक रेडियस कंपेयर करी तो सवाल गलत। अब अगर हम दोनों डेटा कंपेयर कर लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली भाई 2/31 कैलकुलेट करके देखना है, तो ये रेंज लगभग लगभग 0.06 के आसपास आ जाएगी अगर हम 2/31 निकालते हैं। और यहाँ से 3/53.5 निकाल के देखिएगा। सम ऑफ यू मे ट्राई, अगर आपको एग्जैक्ट समझना है तो ये वैल्यू भी लगभग लगभग उसी रेंज में 0.56, 0 अप्रॉक्सीमेटली 0.05 या 0.6 की ब्रैकेट में ही आएगा। अभी 6 ही लिख देता हूँ, अगर राउंड ऑफ करके लिखोगे तो नियरेस्ट टू 6 ही आएगा। तो दोनों वैल्यूज लगभग लगभग क्लोजेस्ट हैं। ये सेकंड रीजन की वजह से टाइम रिलेशनशिप हो गई। तो एडवांस का क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज होता है, दे विल आस्क यू वेरी फंडामेंटल थिंग। आपने क्वेश्चन बस थोड़ा सा भी डेविएट करा, आपके हाथ से क्वेश्चन गया। सो यू शुड बी वेरी वेरी मच क्लियर अबाउट द कंसेप्ट, अबाउट द थॉट्स, तभी आप उस चीज को डील कर पाओगे। आई विश मैंने आपको एक बेसिक लाइन ऑफ एक्शन बता दिया कि हम लोग कोर्स कैसे करेंगे, चीजें कैसे करेंगे। आप बहुत प्रिसाइसली बताने की कोशिश करिए, क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश करिए, और जब हम लोग लेक्चर्स करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। मैं साथ में कुछ कंसेप्चुअल वीडियोस भी रेगुलरली पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। PINSP चैनल पे हैं वो। आप सुन विल ट्राई टू सेग्रीगेट केमिस्ट्री सेक्शन ऑल्सो जितनी जल्दी हो पाएगा, बट अभी आप वहीं से फॉलो करोगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी कंसेप्ट में आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। आई ट्राई टू पुट गुड वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, सो दैट आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए। अभी तो मैं अपने थॉट से उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करा रहा हूँ जो कॉमन डाउट्स हैं या जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं या जिनमें स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से उनको शेयर कर रहा हूँ। बट यू पीपल हैव अ स्पेसिफिक डाउट इन एनी स्पेसिफिक कंसेप्ट, तो आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ वो कंसेप्ट। आई ट्राई टू पुट अ गुड वीडियो ऑन दैट सो दैट आप एकदम क्लैरिटी से समझ पाओ कि लाइक व्हाट दैट कंसेप्ट इज और व्हाट दैट प्रोसीजर इज। और फिर मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस भी क्रिएट करके दूंगा आपको, ताकि आप समझ पाओ कि एडवांस में क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है या ओलंपियाड लेवल पे कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी इंप्रूव होगी। सो दैट फॉर दैट डेफिनेटली आई एम ऑलवेज विद यू। तो आप शेयर करते रहेंगे तो आई ट्राई टू पुट अप एज मच इट इज पॉसिबल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम लोग कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपको अभी कोई डाउट हो या कोई चीज़ अगर आप और क्लियर करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। As from my end, like today's session is over and see you in the first class from gaseous state. आप लोग कोशिश करिएगा थोड़ा सा gaseous state पढ़ के बैठिए, कंसेप्ट देख के रखिए। अगर आपको डाउट्स होंगे तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेशन दे सकता हूँ, और या आपके हिसाब से जो भी और रिक्वायरमेंट होगी उनको रिकॉर्ड करके भी दे सकता हूँ। तो वो विल सी एज लाइक जैसे हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे थोड़ा आपके साथ कम्युनिकेशन होगा, तो लाइक वी कैन हैव अ गुड बॉन्डिंग, तो फिर हम उस चीज़ को अकॉर्डिंग टू यू भी अरेंज कर पाएंगे। इन केस अभी मैंने जितनी बातें बताई उसमें आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कैसे प्रोग्राम रन करेगा या क्या और आपके क्वेरीज हैं, तो दैट यू मे आस्क। अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। टुडे सेशन इज ओवर फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच।
हेलो सर। सर, वुड यू से कि ये पूरा जो करिकुलम है केमिस्ट्री के लिए ये एग्जॉस्टिव है कि हमको इसके अपार्ट भी कुछ करना पड़ेगा साथ में? अपार्ट में मैंने आपको पहले क्लियर करा, लाइक अपार्ट में सिर्फ एक काम करना है, वो है जे एडवांस के पेपर्स की सॉल्विंग। मैं आपको सॉल्यूशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में देता चलूंगा सो दैट आप उसे कवर करते रहो। मेरे साथ जो एक्स्ट्रा करना है आपको, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं जे एडवांस के सारे क्वेश्चंस आपको करा पाऊँ, तो दैट आई सपोर्ट विद द रिकॉर्डिंग। तो आप 2006 से लेके 2024 तक के जे एडवांस के पेपर्स को अगर पूरा सॉल्व कर लेते हैं, पेपर वाइज नॉट टॉपिक वाइज, बी केयरफुल। अगर आपने पीवाईक्यूज में या आर्काइव में या अपने मटेरियल में पहले सॉल्व कर लिया है टॉपिक वाइज, वो मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एडवांस प्रिपरेशन है ही नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में यही बता दिया कि क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, तो फिर क्वेश्चन में दम नहीं बची। केमिस्ट्री में चूंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन होता है, अलाइनमेंट क्वेश्चन का पहले से क्लियर है, तो बहुत आसान हो जाता है सवाल करना। तो आपको पेपर वाइज क्वेश्चन करना माइट भी पॉसिबल, आपने क्वेश्चन पहले करा होगा, थोड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। बट मैंने उसको टफ बनाने का तरीका बताया, आप उसको 40 मिनट के टारगेट पे करो। अगर आपकी बहुत अच्छी पीवाईक्यू प्रैक्टिस है, डू इट इन 30 मिनट्स। टाइम फ्रेम रिड्यूस कर दो, अपने आप क्वेश्चन चैलेंजिंग हो जाता है केमिस्ट्री का। तो आप जो मेरे कोर्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा करना है, वो करना है 2006 से लेके 2025 तक के पेपर्स। मैं पेपर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसे अटेम्प्ट कर लो। जो असाइनमेंट शेयर करूंगा उन्हें पूरा सॉल्व करना है। और क्विज अगर साथ में कर लोगे तो बेस्ट हो गया। इसके बाद आपको कुछ भी नीड नहीं होगी, आप AIR 1 लेके आओ। माई लास्ट बेस्ट रैंक इज AIR 5, आई एम एक्सपेक्टिंग 1। तो आप में से जो कोशिश करेगा, तो आई एम ऑलवेज विद यू। बताइए और कुछ पूछना Sir, है? can you update us on the timings? Pardon? Sir, can you update us about the timings? Timings of the class. Timings, I said like most of the time I'll prefer in between 4 to 6 p.m. बिकॉज उसके बाद फिर नितिन सर का क्लास होता है, मैं नहीं चाहता उसमें कुछ ओवरलैप हो। आप फिजिक्स अच्छा कर रहे हो, करते रहो। सो प्रिफरेड टाइम इज 4 to 6। इफ नीडेड आगे पीछे थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं एज पर द नीड। And sir, what will be the frequency of classes? फ्रीक्वेंसी आई एम प्लानिंग लाइक एटलीस्ट 3 लेक्चर्स इन अ वीक। इफ नॉट दैट मच तो फिर कुछ रिकॉर्डेड सेशन से उसको कॉम्पनसेट करूंगा। 35 लेक्चर्स तो देखो लेने ही है पूरे। अगर आप थोड़ा और टाइम दोगे तो आई पुट मोर लेक्चर्स, एल्स हम उसे बाकी चीजों को रिकॉर्डिंग से कॉम्पनसेट करेंगे। थर्टी Sir, फाइव लेक्चर्स तो part हो रही हैं, तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलो 2 to 3 लेक्चर्स पर वीक का रेशियो रहेगा। तो जैसे ओल्ड सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है पीवाईक्यू में उसको सर टॉपिक वाइज कर लेना, मतलब उसको ऐसे। फिजिक्स एंड मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो आपके टीचर जैसे ठीक बता है रहे हैं वैसे करना है, वो मेरा पार्ट नहीं है। फिजिक्स सर, और मैथ्स है, केमिस्ट्री फिजिक्स और में। मैथ्स के टीचर ने जैसे बताया वैसे करो, दैट इज नॉट माई पार्ट। आई एम सजेस्टिंग ओनली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के केस में आपको पूरा केमिस्ट्री पेपर एक बार में करना है। मतलब आपको पूरे एक दिन में ही पूरा केमिस्ट्री गो थ्रू होनी चाहिए। आपको जो पार्ट मिस हो ओके। रहा है, आप उसको रिवाइज करो सेम टाइम पे। ओके Got सर। it? So for physics and maths, I'm not saying anything. That is as per your teacher. केमिस्ट्री के लिए पूरा पेपर एक बार में अटेम्प्ट करना है। केमिस्ट्री को टॉपिक वाइज करना है, तो 2007 से पहले के क्वेश्चन करो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग टॉपिक वाइज, सॉल्व इट बिफोर 2007, क्योंकि तब पेपर सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव था। क्वेश्चंस। ओके हाँ सर। हाँ, वहाँ क्वेश्चन का लेवल ऐसा है कि अगर आप टॉपिक वाइज भी करोगे तो इट्स नॉट सफिशिएंट हिंट। तो वहां से आपकी ओके सर। लर्निंग कर्व अप होगा। लेकिन 2007 के बाद का क्वेश्चन अगर आप टॉपिक वाइज कर रहे हो, तो वो आपका लर्निंग कर्व अप नहीं करेगा। वो सिर्फ ऐसा होगा कि आप ऐसी डमी प्रैक्टिस कर रहे हो। मतलब आप ज्यादातर क्वेश्चन के बारे में सब कुछ जा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस लगेगा आपने कर लिया, बट उससे उसका स्कोर नहीं अपलिफ्ट होगा। सो 2007 ऑनवर्ड्स अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डोंट सॉल्व इट टॉपिक वाइज, सॉल्व इट एज अ पेपर। 2007 से पहले अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो पीवाईक्यू इज गुड, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल दो उसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपने लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, तो आपका मैक्सिमम पार्ट वहां से कवर हो जाएगा। सर आपके जैसे लेक्चर्स में थियोरी थ्रू प्रॉब्लम्स ही मोस्टली कवर होगा ना, जैसे यस यस, मैं कोशिश करूंगा कि बेसिकली मेरा फोकस होगा कि आपको जो कंसेप्ट्स कॉमनली डाउट्स होते हैं किसी भी चैप्टर में, मैं उनको फोकस करते हुए क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर करूंगा। बट इन केस आपको लगता है कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें आपकी थियरी पार्ट ही कमजोर है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो मैं उसमें आपको रिकॉर्डिंग से सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप मैक्सिमम चीज कवर कर पाओ। इन केस इट इज नीडेड कि मुझे पूरा लेक्चर कवर करना होगा, तो फिर मुझे एडिशन टू 35 लेक्चर लेने होंगे। आई एम रेडी फॉर दैट। इफ यू आर अवेलेबल, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आप आपको लगता है लेट्स से मुझे जीओसी पढ़ना है और मुझे SIR इफेक्ट क्लियर ही नहीं है, तो हम SIR इफेक्ट का एक प्रॉपर लेक्चर या तो रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। अगर हमारा और आपका टाइम फ्रेम मैच कर जाएगा, तो आई कैन टेक अ लेक्चर ऑल्सो, लाइव लेक्चर भी ले सकता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चूंकि अभी एडवांस और बोर्ड और बहुत सारा प्रोसेस है बीच में, तो थोड़ा टाइम मैच करना चैलेंजिंग होगा। आई ट्राई टू सपोर्ट यू विद वीडियो लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर्स इफ पॉसिबल। मैं उसको कहीं ना कहीं संडे में या जहाँ पे भी आप टाइम अगर निकाल लोगे, तो आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके सर।
वो आप मुझे जैसे जैसे पोर्शन या टॉपिक्स या सब टॉपिक शेयर करोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग्स में आपको जो जो रिक्वेस्ट होगा वो बताता चलूंगा। यस सर। बिकॉज केमिस्ट्री थोड़ा सा थेरेटिकल सब्जेक्ट है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मतलब नॉलेज ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो लेक्चर फिर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा होता है आपके साथ तो डोंट लीव द कोर्स, जस्ट रिक्वेस्ट मी कि लाइक सर ये पोर्शन नहीं क्लियर है, आप थोड़ा इसमें बताइए, तो मैं 99.99% अश्योर करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर दूंगा, सो दैट आप बिल्कुल लाइक स्मूथली कोर्स कवर कर पाओ। और केमिस्ट्री में स्कोर डेफिनेटली एनहेंस होना है, आई एम एक्सपर्ट ऑफ इट। तो मेरे पास वही बच्चे हमेशा स्ट्राइक करते हैं जिनकी फिजिक्स और मैथ्स नॉर्मली बहुत अच्छी होती है और वो केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और केमिस्ट्री भी मतलब ऐसे नहीं कहूँगा खराब होती, बट एडवांस लेवल पे वो स्कोर अचीव नहीं कर पाते जो रिक्वेस्टेड है, या स्कोर कर भी पाते हैं तो वो फिजिक्स और मैथ्स की कॉस्ट पे करते हैं। माई फोटे इज कि आपको केमिस्ट्री कम टाइम फ्रेम में मैक्सिमम स्कोर विद द अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट ओनली लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करो, क्योंकि एडवांस के फैक्ट्स एंड फिगर से काम नहीं बनने वाला। सबसे फंडामेंटल सवाल भी वहाँ बहुत टेक्निकल होता है, आपको अगर पॉलीमर का भी सवाल आएगा ना, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप नहीं डील कर पाओगे। मतलब दे आर वेरी मच प्रिसाइज अबाउट द क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से एनालाइज करोगे आप समझ जाओगे। बट चूंकि केमिस्ट्री के कोर्स में ज्यादातर टीचर्स उन टॉपिक्स को टच ही नहीं करते, बच्चा सीधे पेपर में जाके देखता है, अच्छा बोले ये भी सवाल आ गया है, जैसे अभी मैंने तुम्हें डीएनए का सवाल दिखाया। मोस्ट ऑफ टीचर्स से डीएनए क्या हो तो पढ़ ही लोगे ऐसे समथिंग, बट नॉट लाइक दैट, बिकॉज आपको स्कोर चाहिए। सो और ये मैं जानता हूँ, देखो जो भी आदमी आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक लेके जाएगा डेफिनेटली ज्वाइन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, बहुत खराब स्थिति में केमिस्ट्री से उसका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आगे नहीं है, लेकिन रैंक तो लानी है ना भाई। मैं सबको यही चीज़ बताता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, इतने मन से पढ़ लो कि आगे ना पढ़नी पड़े, उल्टा नहीं करना है। अगर अभी करने में कम कर दिया तो रैंक ऐसी हो जाएगी कि वो मैकेनिकल के नीचे वाला मिलेगा, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ जाएगी। सो फोकस कि हम एक बार में क्लैरिटी से कंसेप्ट सीख लें। और वैसे भी अगर आपने सीख भी ली और अगर आप ऊपर वाले सेगमेंट में भी जाते हो, यू फील आगे रिसर्च एंड सेगमेंट जॉब का ऐसा है कि जिसको मटेरियल साइंस क्लियर है वो लाइक टॉप पे है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिकल साइंस है। तो इंजीनियर्स के लिए केमिस्ट्री मतलब मैंडेटरी, जितनी बढ़िया क्लियर होगी आप उतना राइज करोगे टॉप पे जाके, क्योंकि आपको मटेरियल या सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बहुत हायर है। और फ्यूचर इज लाइक प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ये आने के बाद लॉजिक और टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल मशीनरी के हाथ में चली जाएगी, केवल अंडरस्टैंडिंग की तो ह्यूमन ब्रेन के पास बचेगी। तो अगर आपने ये चीज़ यहाँ से अच्छी सीख ली तो लाइफ लॉन्ग बेनिफिट होने वाला। तो एक अप्रोच ऑफ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जो आपको लाइक बहुत ब्रॉड थॉट प्रोसेस देता है। बट चूंकि मैंने बताया ना इस सब्जेक्ट की थोड़ा सा चैलेंजेस ये हैं कि पढ़ाते टाइम टीचर्स थोड़ा सा सरप्राइज कर देते हैं, या चीज़ों को क्लैरिटी से नहीं पुट फॉरवर्ड करते हैं, या बहुत मगिंग अप पे फोकस कर देते हैं, तो वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। आई विल ट्राई टू लाइक करेक्ट एज मच आई कैन, बट फिर भी मैं मेरा फोकस ये है, पहले आप स्कोर अच्छा कर लो, बाकी आप जितनी चीज़ें सपोर्ट पाओगे मैं दूंगा डेफिनेटली। सर मेरा डाउट है सॉल्ट एनालिसिस से। हम्म। जितनी बार भी मैं मतलब याद कर लेता हूँ ना, अगर मैं 10 बार मतलब 20-30 दिन बाद फिर से याद करने जाऊँ ना, हालांकि मतलब अगर 20 रिएक्शन होंगी तो 10 भी नहीं याद रहती। तो एक्चुअल में क्या है ना कि तुमने जितनी भी क्वेश्चंस या जितनी भी रिएक्शंस अभी स्टार्ट याद करी है ना, वो सिर्फ इसलिए याद कर लिए हैं कि तुम्हें बस रट्टा मारा है। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो अभी तुम्हें समझ आएगा कैसे याद रखा जाता है। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, हमारे ब्रेन का देखो फीचर क्या है, पहले समझो। हमारा ब्रेन का फीचर ये है कि हम वो चीज याद रख सकते हैं जो एनालिटिकली आएगी। समझो डिफरेंस होता है, एक आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चे का आईक्यू या लर्न करने का कर्व और एक साइंस के स्टूडेंट के लर्न करने का डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँ औरंगजेब का पैदा हुआ कब, लड़ा कब हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल बोलता हूँ तुम्हारा सब ऊपर चला जाएगा। बट अगर मैं किसी चीज़ को एनालिटिकली लिंक कर दूँ तुम्हें याद रहेगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ, सपोज करो मुझे एक नंबर याद करना है 8149। अगर मैं बोलूँ याद रखो तो बोलोगे नहीं बिल्कुल नहीं याद होगा। मैं उसको बोलूँ इसको आप ऐसा करो 9 स्क्वायर 7 स्क्वायर की तरह याद कर लो, अब तुम नहीं भूल सकते क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व हो गई। समझ आया? अब मैं तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिसिस के एग्जांपल से बताता हूँ। तो हमारा ब्रेन जो है वो फोटोग्राफिक मेमोरी को फॉलो करता है, मैथमेटिकल रीजनिंग को फॉलो करता है, लॉजिक्स को फॉलो करता है। तुम्हें फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करना नहीं भूलोगे क्योंकि तुमने उसको डिराइव करके सीखा हुआ है। एक्जैक्टली सेम काम केमिस्ट्री में करना है। अब मैं तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिसिस से सिखाता हूँ। लेट्स से हम लोग फॉस्फेट आयन का टेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? फॉस्फेट आयन के टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हमने फॉस्फेट आयन में HNO3 ऐड करा। HNO3 ऐड करते हैं तो इससे थोड़ा मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, राइटिंग पे थोड़ा फोकस नहीं करना, बाद में अच्छे से लिख दूंगा। तो ये फॉस्फोरिक एसिड बनता है H3PO4, और इस फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन कराता हूँ अमोनियम मॉलिब्डेट से NH4 होल ट्वाइस MOO4, और इसमें HNO3 ऐड करते हैं और इससे एक सब्सटेंस बनता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। सो NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट, अभी मैं पूरी बात समझा रहा हूँ, पहले लिख दूँ जरा, 12.12 MOO3, और साथ में अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर, ठीक है?
अब समझ लो सबसे टफ रिएक्शन है, समझ सकते हो कि आसानी से नहीं याद होगी। क्लियर है, मान लिया पहले कि याद नहीं होगी, अब देखो कैसे याद होगी। इस रिएक्शन में एक खास बात है, अब बस ये चीज अगर आपने ऐसे अंडरस्टैंडिंग बना ली सवालों के साथ, एक भी रिएक्शन नहीं तुम पूछ सकते। इसमें खास बात ये है कि पूरी इक्वेशन बैलेंस 1 2 और 2 1 से होती है। अब देखो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर रहा हूँ, 1 2 एंड 2 1। क्या खास बात है, अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा, +3 करेंगे 21, या -3 करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। या उल्टा कर लो, 21 + 3 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी जहां भी कोरिलेशन होगा हमें 12 और 21 लिंक करना है। पहले ही बता दिया, कोफिशिएंट या 1 या 2 या 1 2। तो S3PO4 में आपको पता है फॉस्फेट आयन है, अमोनियम के साथ वैलेंसी 3 है, तो अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला सबको क्लियर है। अब अमोनियम मॉलिब्डेट में यहाँ पे देखो मैंने 12MOO3 लिख रखा है, यानी यहाँ 12 यूनिट चाहिए मुझे मॉलिब्डेनम की। यहाँ 12 लिखूंगा, 12 का 2 मल्टीप्लाई हुआ 24 हुआ, तो यहाँ पे 21 लाना पड़ेगा। यहाँ पे 21 लाऊंगा तो 21 MO3 हो गई, ये 21 आ गया। अब ये देखो 21 हाइड्रोजन ये है और 3 ये है, हो गया 24। यहाँ 12 वाटर आएगा, 12 वाटर के लिए 12 ऑक्सीजन चाहिए थी, देखो यहाँ से 4 ऑक्सीजन थी, 3 ले आए। एक बार अगर ऐसे एनालिटिकली समझ लिया ना, अब तुम गलत करके दिखा दो मुझे, कोई चांस ही नहीं कि तुम भूल जाओ। मतलब ये तो नहीं भूल सकते, बाकी तुम कुछ भी भूल जाना। सो हर चीज को ऐसे रट्टा नहीं मारना, मैंने आपसे बोला ना, वी आर साइंटिफिक स्टूडेंट्स। आर्ट्स एंड कॉमर्स अप्रोच नहीं काम करेगी। मैं शेरो शायरी सुनाऊं, गाना सुनाऊं, 2 मेथड में याद करा दूं, फिर निमोनिक्स बना दूं, तो कुछ नहीं याद रख पाओ, सब भूल जाओगे। मैं इतने सारे स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ, सब कुछ निमोनिक्स के फॉर्म में याद कर रहे थे, तो वो डिकोड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप डिकोड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम हिस्ट्री के स्टूडेंट थोड़ी ना हो। पॉइंट समझ में आया ना? जैसे मतलब पीरियोडिक टेबल याद कराते टाइम बहुत सारे टीचर ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम याद कराते हैं। अब इसमें बैगन, आलू, गाजर एंड थैला याद कर लिया, यार यू आर नॉट अ इलिटरेट पर्सन। तुमने हो सकता है अभी याद कर लिया हो, एग्जाम में कंफ्यूज कर जाओगे कि तुम्हारा बैगन, आलू, गाजर, थैला आएगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी ऐसी है नहीं जो तुम रेगुलरली यूज करते हो। तुम डिकोड ही नहीं कर पाओगे, और एग्जाम प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तो मैं लिख के दे दूं। लेकिन अब परेशानी क्या है कि ये परेशानी एग्जाम में आएगी बस एक बार, उसके बाद तुम किसी को बता नहीं पाओगे। तो सबको लगे बहुत बढ़िया मेथड था, क्लास में तो याद हो गया था। तो जो अभी तुमने चैलेंज बताया वो रियल चैलेंज है, उसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हो तुम मुझे, मुझे रेगुलरली पता है, बिकॉज आई एम लाइक IITian, मुझे बहुत क्लैरिटी से पता है क्या चैलेंज आता है, तो यही चैलेंज है। ये याद हो गया, क्लास में बड़ा मजा आएगा, सीख गए अपन। लेकिन फिर दिक्कत क्या है, एग्जाम में नहीं डिकोड होगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर आएगा, और प्रेशर में तुम वैसी चीज डिकोड ही नहीं कर पाओगे जो मैथमेटिकल नहीं है या जो साइंटिफिक नहीं है। तुम्हारा ब्रेन साइंटिफिक है, तुम साइंटिफिक डिकोडिंग कर लोगे। अभी देखो डिकोडिंग हो जाएगी, ये सवाल तुम ऐसे याद करके जाओ, डिकोड ना हो जाए तो मुझसे कहना। तुम गलत कर ही नहीं सकते, मैं लिख के दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऑप्शंस की हेल्प होगी, वो डेफिनेटली तुम्हें सही एंड तक पहुंचा देगी। सो ट्राई टू लर्न समथिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई जैसे मतलब ये तो मैंने वो बताया ब्लाइंड रट्टा मारना है, तब भी उसमें थोड़ी मैथ्स इन्वॉल्व कर दो या थोड़ा सा साइंटिफिक लॉजिक इन्वॉल्व कर दो, कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि मैंने फॉस्फेट की वैलेंसी दिमाग में रखी, कभी गलत नहीं होगी। तुम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तुम्हें लाइक आता है, तो तुम फॉस्फेट की वैलेंसी थोड़ी गलत कर दोगे, दिमाग हमेशा सही रहेगा। तुम्हें क्लैरिटी से पता है कि मैंने अभी टेक्निक दिखाई कि कोफिशिएंट 1 2 2 1 लाना है, इक्वेशन बैलेंस करोगे, कोफिशिएंट मैच नहीं करेगा, अपने आप समझ आया कोई फॉर्मूला गलत लिखा है, डेफिनेटली तुम करेक्शन ढूंढ लोगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ब्लैक मतलब एकदम कोई उसका बेसिस ही नहीं रखा, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाला बेसिस रखोगे, तो कंफ्यूज हो गई होगे। हाँ, वो मैंने बताया उनके लिए ठीक है, जिन्हें बस रट्टा मारना था और बस किसी तरीके से सवाल निकाल लिया, एडवांस का सवाल नहीं निकलेगा। वो ट्रिक काम करेगी कब, क्लास में बढ़िया करेगी, आपको एंटरटेन करने में बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगे, बहुत बढ़िया सिखाया सर ने, बट एग्जाम नहीं करेगा वो उससे। एंड दैट इज द रीजन वाई केमिस्ट्री स्ट्रगलिंग क्रिएट्स चैलेंज विद ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली जो टॉप रैंक क्रिएट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सब कुछ बहुत साइंटिफिक है, अगर कुछ लर्न भी करना है ना, तो मैथमेटिकली उसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व करो, साइंटिफिक कंसेप्ट इन्वॉल्व करो, टेक्निक इन्वॉल्व करो, तब याद रहेगा। रैंडम इन्वॉल्वमेंट करोगे गलती हो जाएगी। पॉइंट समझ आया? सो डू दैट, आपको आसानी से याद होगा। और बाकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैं थोड़ा सा आपको और हेल्प कर दूंगा, लाइक वंस आई कम टू दैट, थोड़ा सा उसमें क्या है, थोड़ा सा रिएक्शंस को भी स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, कुछ रिएक्शंस को कम कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको ब्लॉक केमिस्ट्री एप्लीकेशन से ओरिएंट कर देंगे, तो ज़्यादातर रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, थोड़ा उधर से लिंक कर लो। तो अगर आपकी थोड़ी सी एप्लीकेशन पार्ट या उसकी थोड़ी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस को एक बार समझ लोगे, तो ज़्यादातर चीज़ें नहीं भूलोगे। बट ब्लाइंड, और एक और तरीका वो भी बता देता हूँ, साइंस के स्टूडेंट को याद करने के लिए लिखना होता है, तो अगर आप रिएक्शंस 2 बार या 3 बार भी लिख दोगे, मुझे लगता है उसके बाद नहीं भूलोगे, मतलब अगर सिंपली याद ही कर रहे हो तो।
अगर बिल्कुल ब्लाइंड रट्टा मारने वाली बात भी है, स्टिल आई विल सजेस्ट कि अगर उस केस में भी कर रहे हो तो कम से कम 2 बार लिख लो, 99.99% नहीं बोलो। जैसे क्वालिटी एनालिसिस के लिए एक और ट्रिक बता देता हूँ। कलर्स के केस में आप क्या करो, कलर सेग्रीगेट करके कर लो, या मैं आपको एक तरीका ही बताता हूँ लर्न करने का। बेसिकली अगर हमें कोई चीज़ लर्न करनी होती है, लर्न इट इन 2 मेथड्स, क्योंकि जब हम प्रेशर में कोई चीज़ पूछेंगे ना, दोनों में से कोई एक चीज़ काम करती है, ठीक है ना। ब्रेन का सिस्टम है हमारा, मतलब आप अगर किसी चीज़ को डबल क्रॉस मैकेनिज्म से याद करोगे ना, तो एक चीज़ भूलोगे, दूसरी चीज़ उसको सपोर्ट करेगी, तो पहले वाली चीज़ ऑटोमेटिक स्ट्राइक कर जाएगी। तो जैसे मान लो आप कलर से याद कर रहे हो, तो पहला तरीका तो ये आपने कंपाउंड के कलर से याद कर लिया। फिर दूसरा तरीका क्या है, आप कलर्स की टेबल बना लो, ये व्हाइट कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये येलो कलर है, ब्लू कलर है, ऐसे करके टेबल बना लो, और उसमें सारे कंपाउंड्स लिख लो। मैं उसमें केवल क्वालिटी एनालिसिस नहीं, तुम्हें जितने कंपाउंड्स के कलर याद रखने हैं, सब लिख दो उसी लिस्ट में। तो आपके दिमाग में फ्लैश करेगा, अच्छा पिंक वाली लिस्ट में था ये, और उधर से आपको कलर पिंक याद आ रहा है, तो मैच करते रहेगा। तो ये जब डबल मैच करा दोगे ना, फिर तो कोई चांस ही नहीं आप सवाल गलत करोगे या भूल जाओ। तो ऐसे हमें थोड़ा सा कुछ कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे मैं थोड़ा असिस्ट करता रहूंगा, या जैसे अभी आपने पूछ ही लिया चैप्टर के लिए, तो थोड़ा हिंट कर दिया है, थोड़ा और प्रैक्टिस करिएगा। इफ पॉसिबल तो मैं किसी वीडियो में या किसी लेक्चर में आपको समझा दूंगा इसको कैसे ठीक से लर्न करते हैं। कुछ कुछ रिएक्शंस को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और बताइए किसी को कोई सर कंफ्यूजन हो कई तो। कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, इनऑर्गेनिक हम्म। के भी रिएजेंट डाल देते, जैसे अपना BH3 डाल दिया वो कि तो होगा ही, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। करेंट टाइम में जेई मैं तो लाइक बताया ना, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी कानपुर में या इवन आईआईटी बीएचयू में प्रोफेसर हैं, तो मैं तो डिस्कशन करता हूँ उनके साथ, मुझे पता है क्या हो रहा है आज के टाइम में। मेरी वाइफ खुद लाइक बायोकेमिस्ट्री साइंटिस्ट है, वो डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो लाइक मुझे पता है कि क्या हो रहा है करंट टाइम में। आईआईटी के अंदर ये चीज़ चल रही है कि हमें केमिस्ट्री को फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ब्रेक नहीं होने देना है, बिकॉज एज अ होल बाद में साइंस पढ़ानी है। तो वो फोर्स कर रहे हैं इस चीज को। मैंने अभी तुम्हें 2024 का सवाल दिखाया ना, इसीलिए दिखाया भाई। क्यों उन्होंने बायोमोलिक्यूल में थर्मोकेमिस्ट्री मिलाई, बताओ। थर्मोकेमिस्ट्री का इंडिपेंडेंट सवाल पूछ सकते थे ना, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो कल्चर डेवलप हो रहा है वो फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक्सक्लूसिव होता चला जा रहा है, उसे उन्हें ब्रेक करना है। तो दैट दे डू इंटेंशनली, दे आर डूइंग। तुम लास्ट 2 ईयर से ऑर्गेनिक का पैराग्राफ उठा के देखो, पहले का कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराई, एसिटिलीन बनाई, और आगे पूरा रिएक्शन ऑर्गेनिक से जोड़ दिया। अगले साल मैग्नीशियम कार्बाइड लिया, उसकी हाइड्रोलिसिस कराई, फिर आगे सवाल जोड़ दिया। तो दैट इज हैपनिंग। रिएजेंट्स के साथ भी बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट है। सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें लर्न ज्यादा करना पड़ेगा, आई एम जस्ट सेइंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए। आप ये समझो कि सब्सटेंस को यूज क्यों कर रहे हैं। अगर आप ये समझ जाओगे सब्सटेंस को यूज क्यों कर रहे हैं, फिर कुछ भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम उसको उसी तरीके से टैकल करेंगे। एक दो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट वी कैन डिस्कस, वो बता दूंगा उसको उसको कैसे फ्रेम करा गया है। बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द रिएजेंट्स है, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द रिएक्शन है, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द प्रोसीजर है, वो इम्प्रूव वाइज होगी, तो आप कोई भी सवाल हैंडल कर ले जाओगे। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल को एक्सक्लूसिव नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, डेफिनेटली इट हैज 3 स्ट्रीम। फिजिक्स में भी 2 होता है, ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स में क्या रिलेशन है, दे आर 2 डिफरेंट यूनिट्स, बट पढ़ते एक साथ है ना भाई। मॉडर्न फिजिक्स और बाकी फिजिक्स में देखो कितना डिफरेंस है, पॉइंट है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम लाइक लेट्स से थर्मो से लिंक करें, तो इट्स डेफिनेटली इंडिपेंडेंट यूनिट। तो भाई साइंस में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, बट हम उन्हें कोरिलेट तो एक दूसरे के साथ करते हैं ना, बिकॉज दैट इज वन पार्ट एज अ साइंस, या एट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसमें उतना डिफरेंस नहीं है। द सिमिलर थिंग इज विद केमिस्ट्री। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील कर रहे हो और आपको केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स ठीक से नहीं आता, आप ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि SN2 रिएक्शन टेम्परेचर कम में हो जाती है, E2 रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता, बताओ क्यों। पूरा एंट्रोपी का कंसेप्ट है। अगर आप एंट्रोपी इन्वॉल्व ही नहीं करोगे, आपको कभी क्लिक नहीं करेगा, फिर रट्टा ही मारोगे कि हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन करता है, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन करता है, फिर आईआईटी वाले मजे लेंगे आपके, क्योंकि आपने टेम्परेचर का कंसेप्ट समझा ही नहीं कितना लगता है। तो आप देखो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन इस तरीके से, अगर हमने इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड किया और आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, तो सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या होगा भाई, एक्स हट के न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो कंसेप्ट इज 2 रिएक्टेंट पहले थे, 2 रिएक्टेंट बाद में भी है। किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच से निकालते हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सेम है, तो एंट्रोपी चेंज लगभग लगभग 0 है, टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, डेल्टा एच नॉट से रिएक्शन कंट्रोल होगी। लेकिन यही चीज़ अगर आपका लेटेस्ट से आई से कि भाई आप एलिमिनेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो एलिमिनेशन प्रोसेस में अगर आपने यहाँ पे बेस ऐड किया, तो एलिमिनेशन होने के बाद देखो एल्कीन बन जाएगी, बनेगी।
एल्कीन बनने के बाद यहाँ पे देखो आपके पास बेस के साथ H जुड़ के आएगा और साथ में X माइनस फ्री हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2 यूनिट 3 यूनिट में कन्वर्ट हो गई, एंट्रोपी राइज हो गई। एंट्रोपी राइज हो गई तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, डेल्टा जी मोर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, डेल्टा जी मोर रिएक्शन में जाएगा, फेवरेबल होती चली जाएगी, टेम्परेचर फेवर करेगा रिएक्शन को। लेकिन अब ध्यान देने की क्या जरूरत है, एंट्रोपी चेंज बहुत छोटा होता है, टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इंपैक्ट बनेगा ही नहीं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हमेशा साथ साथ होंगे। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कितने टेम्परेचर तक ऐसा चलेगा, या कब 1 to एडिशन कराते हैं, कब 1 for एडिशन कराते हैं। अब हमने याद कर लिया 1 to एडिशन लो टेम्परेचर, 1 for एडिशन हाई टेम्परेचर। अब तुम्हें ये पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक में हाई टेम्परेचर मतलब 40 डिग्री होता है, तो गलती हुई ना। मैंने बोला ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में। सब्जेक्ट तो बहुत ब्यूटीफुल है, बस समझाते टाइम सही से क्लियर नहीं करा, इन बिटवीन द लाइन बातों को छोड़ दिया। अगर मैंने बोला हाई टेम्परेचर पे 1 for एडिशन कराते हैं तो तुम्हारे हिसाब से हाई टेम्परेचर तो बोलोगे 400 डिग्री सेल्सियस, मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक रिएक्शन 40 डिग्री। ऑर्गेनिक मतलब हमारी बॉडी से लिंक चीज, तो हमारे लिए 40 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर मतलब -20 डिग्री, तो -20 डिग्री पे 1 to एडिशन प्रेफर होगा, 40 डिग्री पे 1 for एडिशन प्रेफर होगा। लेकिन हम याद कैसे करते हैं, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, पूरा एडवांस 2016 का सवाल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने याद ही ऐसे करा था, हाई टेम्परेचर 1 for एडिशन, लो टेम्परेचर 1 to एडिशन। अब हाई और लो उसको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। आईआईटी के एडवांस पेपर में आईआईटी ने टेम्परेचर लिखा ही नहीं, सवाल 25 डिग्री सेल्सियस पे था, हमें हाई टेम्परेचर तरह टैकल करना था। तो अंडरस्टैंडिंग, मैंने इसलिए बोला ना, इन बिटवीन द लाइंस चीजों को नहीं छोड़ना है। केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैं छोटे छोटे वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, ताकि आप चीजों को समझ पाओगे क्या करना है। अभी मैंने बेंच रूल का वीडियो शेयर करा था, आपने देखा होगा। बेंच रूल में सब लोग क्या समझाते हैं, लोन पेयर और लाइक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पाई बॉन्ड कौन बताएगा भाई। और अभी तो मैंने उसमें क्वेश्चन छोड़ दिया XeO4 का, XeO2F2 का। आप लोग कोशिश करिएगा अपने आप, नहीं तो मैं किसी सक्सेसिव वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। XeO2F2 में 2 पाई बॉन्ड आएंगे, तब सोचिएगा कौन से प्लेन में बॉन्ड बनेगा। तो सिर्फ सही अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, एकदम मजा आएगा आपको और आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जल्दीबाजी करो फंस जाओ। तो ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स आते हैं तो इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स तो है ही, रिएजेंट्स सब इनऑर्गेनिक होते ही है, मैक्सिमम रिएजेंट इनऑर्गेनिक होते हैं। अब उनके शॉर्ट फॉर्म्स भी कई बार यूज कर लेते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम जेड पास पेपर में एक शॉर्ट फॉर्म यूज करी, बट पता है आपको मजेदार बात क्या है, उस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म उन्होंने पिछले वाले सवाल में लिखा है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि आईआईटी ने कोई गलती नहीं करी, आईआईटी ने एकदम ब्यूटीफुली क्वेश्चन फ्रेम करा है, और आपको ये फोर्स नहीं करा कि आप वो याद करके आते हैं। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे तुम पेपर ठीक से पढ़ रहे हो। तो एक क्वेश्चन में उसकी फुल फॉर्म लिखी, अगले क्वेश्चन उसी का शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया। अब जिसने सीधे वही सवाल करा पीवाईक्यू से, वो फंस जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, अपने आप अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी, और ये जिस तरह के मिथ्स एंड डाउट्स हैं सब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, और बताइए एनीथिंग एल्स। सर मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर थे ना, वो हम्म वो कहते थे कि अगर इस बार जेईई एडवांस जो पेपर बना रहे हैं ना आईआईटी, वही गेट वगैरह सब बनाती है, तो जो केमिस्ट्री है गेट और मतलब आगे वाले कॉलेजेस का, वो सिलेबस तो सेम ही रहता है, तो उनके भी हम्म पेपर करने चाहिए। तो नहीं नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। देखो उसमें क्या है ना, बेसिकली कुछ पोर्शन ऐसा है जो लाइक हमारे लिए रेलेवेंट नहीं, जैसे फोटोमेट्री। अगर आप ओलंपियाड नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, इट इज नॉट रेलेवेंट। लाइक जैसे फोटोमेट्री है, जैसे आप सरफेस केमिस्ट्री के बहुत सारे पोर्शन है जो बहुत एडवांस लेवल बहुत हायर हैं। लाइक ऑर्गेनिक में यू कैन से बहुत रेलेवेंसी है, बट उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल इरेलेवेंट है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बिल्कुल इरेलेवेंट है। तो ऐसे नहीं बोलूंगा कि इट्स सेम, लाइक बहुत डिफरेंस है। बट यू कैन से लाइक हाँ, क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल पे हम थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो हम अपने लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। उसके लिए बहुत स्पेशली आपको उनका पीवाईक्यू सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप सीखोगे 10%, लॉस होगा 90%। नाउ इट्स नॉट द टाइम। मतलब आप कर सकते थे, अगर पास्ट में इसको बात करूँ तो थोड़ा सा ट्राई किया जा सकता था, बट वो सर्टेन चैप्टर्स में ही कर सकते हैं, इन जनरल नहीं कर सकते। बिकॉज हायर स्टैंडर्ड पे जब हम केमिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी नई चीजें इनकॉर्पोरेट होती है जो हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर आईआईटी पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी बनेगा तब भी नहीं आएगा। आईआईटी पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी एक लिमिट होती है, वो उसको क्रॉस नहीं करते, समझ गया। तो वो कहीं ना कहीं सिलेबस से टच कराते हुए चलते हैं। तो आई वोंट सजेस्ट कि वो बहुत रेलेवेंट है। कोर्स काफी हद तक कॉमन है, लाइक ही हैज सजेस्टेड द राइट थिंग, बट वो वैसे ही है जैसे मैं अगर तुमको दूसरे तरीके से बताऊं, कि जैसे फिजिक्स में आपने 9th क्लास में जो चैप्टर पढ़े वो 12th क्लास में आते हैं। काफी 9th में जो पढ़े वो 11th क्लास में होता है, जो 12th में 10th में पढ़े वो 12th में होते हैं। बट ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि 10th के स्टूडेंट से 12th की फिजिक्स पढ़ लो, वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। रीजन, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगेगा जो 10th का स्टूडेंट नहीं कवर कर सकता है।
ही कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ही कैन अंडरस्टैंड द थॉट्स, उसका थिंकिंग प्रोसेस इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, बट क्वेश्चन ही सॉल्व कराया जा सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही डिफरेंस है। बहुत सारी चीजें लाइक गेट के पेपर में ऐसी हैं जो हमारे कोर्स की रेंज में ही नहीं है। जैसे मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया, जैसे मैंने आपको फोटोमेट्री बताया, सरफेस केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कोर्स में नहीं है। ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी बातें, जैसे लाइक अगर बताऊं जो लाइक रेडिकल रिएक्शंस, उसका बहुत बड़ा सेगमेंट है जो लाइक गेट में है बट एडवांस के कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट वो बहुत लाइक लाइक आउट ऑफ द ट्रैक काम करने वाली बात हो जाएगी, ट्रैक छोड़ के, जबकि ट्रैक में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको सीखना है। सो माई सजेशन इज डोंट मूव इन दैट डायरेक्शन। पेपर नो डाउट सेम बनाते हैं, बट एग्जामिनर के पास सिलेबस होता है और वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, सो दे डोंट क्रिएट एनी रैंडम क्वेश्चन। लाइक अगर मैंने अभी बताया ना आपको, लाइक 2007 से 25 के पेपर्स अगर आप सॉल्व करोगे तो आप बहुत इजीली ये चीज नोटिस कर पाओगे, आईआईटी ने कभी भी बहुत ज्यादा सिलेबस को लाइक डिविएट नहीं करा है। दे हैव लाइक फोकस एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड। बहुत रेयर है, मतलब आई विल नॉट सजेस्ट कि बहुत ज्यादा उसमें नीड है। हाँ, कुछ पोर्शन में जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो, उसमें काफ़ी चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करेंगी, बट वो बहुत माइनर है। टू सम एक्सटेंट अगर मैं इसी में बोलूँ कि लाइक ऑर्गेनिक में आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो, कुछ रिएक्शंस आप एक दो बढ़ा के सीख सकते हो तो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रोवाइज कर जाएगी। बट वो सब भी ऐसा है कि अगर आप मैकेनिज्म में स्मार्ट हो तो बिना जाने भी सवाल निकाल लेते हो। वो एडवांटेज तब है जब आप मैकेनिज्म में वीक हो लेकिन आपने वो रिएक्शन याद कर रखी थी इसलिए सवाल निकाल ले। आई कैन से समथिंग लाइक, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल है जिनकी अंडरस्टैंडिंग वीक है और उन्होंने याद कर लिया तो दे गेट एडवांटेज। बट जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, नॉट एट ऑल पॉसिबल। फैक्ट्स एंड फिगर्स एनसीईआरटी ब्रैकेट से कुछ भी बाहर नहीं आता, एडवांस पेपर में एकदम कंफर्म्ड है। आप उस पर बहुत रिजल्टिव फोकस करोगे 99% चीजें कवर हो जाएंगी। कुछ चीजें हैं वो हम लोग एक कोर्स में कवर, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें थोड़ा बढ़ा के पढ़ना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा रेंज बढ़ा के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इनऑर्डिनरी है बार बार रिपीट हो रही है, तो कोई भी आदमी नया क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा बाउंड्रीज को डिस्टर्ब करता है, बट वो बहुत माइनर डिस्टर्बेंस है। आई नॉट सजेस्ट कि आप गेट के सिलेबस की तैयारी करने लगो, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। सर हम्म। सर आप अभी बोल रहे थे जैसे टेम्परेचर रेंज है, जैसे मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है कि एडवांस के क्वेश्चन में काफी बार हाइड्रोलिसिस जब होता है वो टेम्परेचर रेंज हम्म। मेंशन नहीं करते। हम्म। तो दूसरे कंपोनेंट्स का भी हाइड्रोलिसिस करवा देते, तो उनको डिफरेंशिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर रेंज ना दी हो तो तो। मैं वो थोड़ा सा पढ़ने का प्रॉब्लम है, बेसिकली क्या है ना, बहुत सारे नॉर्मली टीचर हाइड्रोलिसिस को ना SN1 SN2 से लिंक कर देते हैं, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड रिकमेंडेड। बिल्कुल बहुत ऑनेस्टी से बताऊं, बिकॉज लेक्चर को एंटरटेनिंग या लेक्चर को थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिखाने के लिए करना ठीक है, बट मैं उसको बहुत रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इनऑर्गेनिक हाइड्रोलिसिस वैसे नहीं होती है। इनऑर्गेनिक में टेम्परेचर रेंज बहुत हायर चाहिए होता है जब हम इस तरह के बॉन्ड ब्रेक करते हैं। नहीं और नहीं अगर सर। बहुत हाई, मैं बता रहा हूँ, अगर बहुत हाई टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड होगी तो पेपर में लिखा जाएगा। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो हमारे लिए वो 25 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर आप एज्यूम नहीं कर सकते। उसके ऊपर लिखा होगा तो लिखना पड़ेगा। अगर 700 डिग्री सेल्सियस पे कोई रिएक्शन हो रही है, यू हैव टू मेंशन। जैसे जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे मान लो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। अब न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल टेम्परेचर पर होता ही नहीं है। हम पढ़ते हैं कंसेप्चुअली लाइक एरोमेटिक रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, स्टैंडर्ड रूल है। बट अगर हमने टेम्परेचर उठा के 623 केल्विन कर दिया तो हो जाएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो 40 डिग्री हो रही थी उसके लिए आपने 600 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल विद अ वेरी हाई प्रेशर। तो ऐसी रैंडम कंडीशंस बिना दिए सवाल नहीं क्रिएट कर सकते, वो आपको क्लैरिटी से मेंशन करना पड़ेगा, और आईआईटी में हमेशा क्लैरिटी से मेंशन होके ही आता है, तो वो चैलेंज नहीं आएगा, उसके लिए परेशान मत हो। और हाइड्रोलिसिस में तो मतलब बहुत प्रिसाइज है, मतलब एडवांस के पेपर में मुझे लगता है शायद ही कोई हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ बहुत चैलेंज, मतलब बहुत फंडामेंटली हाइड्रोलिसिस हो जाती है। बट आपको बस दो तीन क्लियर कट रूल पता होने चाहिए कि लाइक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, लोन पेयर का अटैक करना है, और लो रिएक्शन इज द सिमिलर टाइप। मैं ये नहीं कह रहा कि SN1 SN2 बढ़ा के कुछ गलती कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, बट उससे टेम्परेचर का जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया वो नहीं करना है। वो एग्जाम में प्रिसाइसली लिख के आता है, मतलब वो अटैक ऑफ वाटर विद न्यूक्लियोफाइल ही है। वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा डेफिनेटली अटैक होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा डेफिनेटली अटैक होगा। बॉन्ड क्लीवेज होनी है नहीं होनी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो वो टेम्परेचर या तो मेंशन्ड होगा, अदरवाइज अगर लाइक ऑर्गेनिक पार्ट की हाइड्रोलिसिस है तो हमें पता है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में हो जाती है, जो बिना दिए भी मैनेज हो जाएगी। रैंडम हाइड्रोलिसिस ट्राई नहीं करनी, स्पेशली जब बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हो और ऑर्बिटल अवेलेबल ना हो। अगर ऑर्बिटल नहीं अवेलेबल है तब तो बहुत रेयर इवेंट में ऐसे लाइक हाइड्रोलिसिस होती है, उसमें फिर कंडीशन मेंशन ही करनी पड़ेगी।
जैसे मैं CCl4 की हाइड्रोलिसिस बोलूँ तो लाइक यू हैव टू मेंशन इट क्लियरली विद द टेम्परेचर। समझ गए ना? अदरवाइज जब सर मैं क्वेश्चन करूंगा तब कवर कर लेंगे। हाँ बोलो। सर हमें लाइक ये साइड बाय साइड ऐसे बुक्स जो होते हैं उसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या, मतलब जैसे वो लेक्चर हो जाए उसके बाद या फिर आप कर जो सकते हो, लाइक साइड देखो मैं तुम्हारी प्रिपरेशन को लिमिट नहीं कर रहा हूँ। इफ यू कैन डू, यू कैन डेफिनेटली डू। मैंने पहले वो बताया कि क्या करना है, एकदम रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड अच्छा ये है कि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर होने चाहिए, आपने एनसीईआरटी बुक गो थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी फैक्ट एंड फिगर का क्वेश्चन आएगा बुक पढ़ी होनी चाहिए। आपको मैंने जे एडवांस का असाइनमेंट देना है वो सॉल्व करना है, आपने एक क्विज देंगे वो सॉल्व करना है, 2007 से लेके 2025 तक के पेपर सॉल्व करने हैं। ये मिनिमम है, इतना तो करना ही है सबको। इसके बाद अगर आप कोई बुक सॉल्व कर सकते हो कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मतलब आप डाउट भी पूछो मैं बता दूंगा। उल्टा नहीं करना है, बुक सॉल्व करने के लिए ये छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। फॉर सॉल्विंग अ बुक यू कांट यस लीव ऑल दिस जो मैंने बताया। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस इफ यू आर सॉल्विंग बुक इट्स गुड, बट इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपको केवल केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़नी है। सो लाइक अगर उससे फिजिक्स और मैथ्स का टाइम लाइक टैम्पर हो रहा है तब भी नहीं करना। बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स को पढ़ने का एक शेड्यूल सेट करा है, लेट्स से यू आर स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, आपने फिक्स करा भाई 2 घंटे फिजिक्स 2 घंटे केमिस्ट्री 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे का टाइम देके आप कितना कर सकते हो ये डिसाइड करना है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, आप 10 घंटे पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू कैन एनहांस। आप 12 घंटे पढ़ने लग जाओ और एनहांस कर लो। तो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इंक्रीज योर टाइम ऑफ स्टडी, यस बट ऑन द कॉस्ट ऑफ जे एडवांस पेपर्स, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, यू कांट सॉल्व अ बुक। तो बुक पढ़ना, बुक सॉल्व करना इज अ गुड प्रैक्टिस, बट उसमें पहले प्रायोरिटी समझ लो। एनसीईआरटी बुक पढ़ा होना मैंडेटरी है। वो स्किप करके अगर आपने कोई भी दूसरी बुक पढ़ ली मीन्स लॉस्ट, बहुत मेजर लॉस करा आपने अपना, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको परेशान कर देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी की रेंज से आया और आपने गलत कर दिया इट मीन्स ब्लंडर, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसको सही कर देगा जिसने केवल बोर्ड्स की भी तैयारी करी होगी वो भी कर लेगा। तो हम ऐसी चीज गलत नहीं कर सकते जो सब सही कर रहे हैं। हम वो चीज़ तो गलत कर सकते हैं जो सब गलत कर रहे हैं, या मैक्सिमम लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो वो सवाल अगर हम छोड़ भी देंगे तब भी सेफ है, बट उल्टा नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई आई सेड प्रायोरिटीज फर्स्ट एनसीईआरटी बुक, योर नोट्स, योर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, देन जे एडवांस क्वेश्चंस 2007 टू 2000 लाइक। और अब मैं उसके बाद भी सजेस्ट करूंगा अगर 2007 से 2025 हो गया तो पीछे वाले पेपर्स कर लो, या उनको पीवाईक्यू के फॉर्म में सॉल्व कर लो, वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। रैंडमाइज्ड बुक सॉल्व करना बहुत रिकमेंडेड नहीं है बिकॉज दैट इज टू बल्कि इन सम केसेस। और मुझे नहीं लगता कि अगर हाँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, कहीं प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है, यू कैन टेक द हेल्प, बट कंप्लीट सॉल्विंग विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इफ यू हैव दैट टाइम आई हैव नो इश्यूज, लाइक अगर आपने बाकी सब प्रिपेयर कर रखा है, आपकी सारी चीजें स्टैंडर्डाइज है, टिल डेट आपने सब कुछ ठीक से कर रखा है एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम, यू कैन सॉल्व। अदरवाइज उसका कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होने वाला। उसका डिसएडवांटेज होगा अगर पीछे वाली चीजें छोड़ दी। हाँ पीछे का सब कर रखा है तो 1 to 2%, 5% का इनहेंस रिजल्ट इनहेंस आपका हो सकता है। यस ओके सर आपने अभी कहा कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की। अब सब मैंने अभी चैप्टर के उनके क्या बोलते शीट्स भी सॉल्व किए जो मेरे क्लासेस नहीं दी थी। तो आपके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब एकदम प्रॉपर थ्योरी चाहिए या मैंने जो किया वो ठीक ठाक है वो? नहीं ठीक है, अगर मतलब आप देखो अगर आपने केमिस्ट्री ठीक से पढ़ा है और आप लाइक जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन ठीक से कर पा रहे थे, इवन जे एडवांस के पीवाईक्यूज में भी आपको बहुत चैलेंज नहीं आ रहा है, तो आई वुड से कि अभी ठीक है। उसमें जो एनहेंसमेंट करना है वो मैं करा दूँ, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं, मतलब उससे ज़्यादा प्री रिक्विजिट नहीं है। प्री रिक्विजिट है कि आपका थ्योरी पार्ट पढ़ा होना चाहिए, सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए, और जे एडवांस पीवाईक्यू का अगर आपको आइडिया है तो इट्स उसके ऊपर का जितना भी रिक्वायरमेंट है वो मैं कवर कर दूंगा। दैट अंडरस्टैंडिंग आई डेवलप विद द क्वेश्चंस। फिर वो आपको जैसे लेक्चर करने के बाद लगे कि ये चीज़ मेरी मिस आउट हो रही है, तो फिर आपको पूरा रिवाइज करने की जरूरत है, मुझे बताइएगा, मैं उसका एक प्रिसाइज वीडियो बना के आपको दे दूंगा, तो उतनी चीज़ आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके ठीक है, आई होप इस सारे डिस्कशन से आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आया होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो होप सो हम लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा गैसीय स्टेट होगा, सीक्वेंस में आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से देखते हुए चलिए। थोड़ा सा प्रिपेयर होकर बैठेंगे लेक्चर में तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल एंड लाइक बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।
किसी को कुछ और Thank you, पूछना तो sir. ये करते, यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल स्पीक।